established in Thane district, also because now there is no Jawahar Navodaya Vidyalaya in Thane district. The population of Thane and Palghar district has also almost doubled in the last 10 years. Honorable Ma'am, I have also been first batch student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Thane, and I am proud of that. So I know that this Navodaya Vidyalaya provides high-level educational opportunities to all bright students. Therefore, I have a humble request through you to Honorable Education Minister that Jawahar Navodaya Vidyalaya should be established in Thane district as soon as possible, and the talented children should be provided opportunity for better education. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Navodaya. माननीय सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल के अंतर्गत बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। अध्यक्ष महोदया, मेरा लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में विभक्त है, कांगड़ा जिला और चंबा जिला। और इसमें जो चंबा जिला है, जैसे 2018 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों की घोषणा की थी, उसमें जिला चंबा आकांक्षी जिला के रूप में गिना गया है और उसके तहत सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य इसके ऊपर अधिक चिंता की जाती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिला चंबा के विषय में कहना चाहता हूं, मेरा जिला बहुत पिछड़ा है और इस जिला के विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां कोई बड़ा व्यावसायिक बड़ा संस्थान नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरी एक प्रार्थना रहेगी शिक्षा मंत्री महोदय से कि वहां कोई एक एनआईटी जरूर खोलने की कृपा करें। और उसके साथ चुराव विधानसभा क्षेत्र जो कि पिछड़ा है, दुर्गम है और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी कृपा करें। और जिला कांगड़ा के विषय में यदि कहूं तो वो डोगरों की धरती है, नूरपुर के साथ लगते जो 4 विधानसभा क्षेत्र है। हमारे फौज में जम्मू और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कितने फौजी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, हर घर से एक फौजी है। सौभाग्य से धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय हमारे बीच में विद्यमान है, मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि उस डोगरों की धरती में, वीर भूमि में एक सैनिक स्कूल देने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत बहुत आभारी रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सदस्य सुश्री प्रणीति सुशील कुमार जी। अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा, धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री GM हरीश जी।
Respected Speaker, I'm deeply grateful for this opportunity to raise an urgent and heartful matter on behalf of my constituency from Konaseema district. The completion of the Kotipalli and Nasapuram railway line. Today I stand before you not only as an elected representative, nearly 20 lakh people of Konaseema, but also as a son striving to realize his father's cherished dream. I joined the politics with one objective, to fulfill the Balyogi Sankalpam, which is to unlock the true potential of our Konaseema and bring a holistic development to the region. Respected Speaker, I am sure that all the members of this House, August House, are aware that my father, Sri GMC Balyogi, served as the Speaker of the Lok Sabha from 1998 to 2002 and was the youngest to ever hold this esteemed position. He was a dedicated 3-term MP from Amlapuram. With his legacy includes remarkable contributions to education, establishment of MP lads, and even courageous missions to meet Saddam Hussein to secure the release of fishermen. His heart always belonged to Amlapuram. His vision was to develop infrastructure, particularly railway lines, to uplift the lives of the beloved people. Respected Chairman, a railway line between Kotipalli and Kakinada existed in the pre-independence India, but dismantled by the British during World War II. It was during my father's tenure as an MP that the dream of reviving a railway line in the Konaseema region gained traction. The NDA government at the time sanctioned the construction of the railway line connecting Magam, Amlapuram, Peruru, Pasalpudi, Jagganapeta, Rajol at an estimated cost of 2,120 crores. However, the progress of this vital 57-kilometer railway line has been stalled in the recent years due to the indifference of the gross negligence of the YCP government in the Andhra Pradesh. The failure to release 25% share of the project cost, contributing a mere 2.69 crores out of the outstanding 358 crores, is a grave injustice. Furthermore, only 44% of the necessary land acquisition has been completed as February 2022. Madam, I'd like to tell you that this railway project also has a significant importance in my Konaseema district. It will help me in the tourism boost. It will also help me with the coconut processing industry. Right now it will give me great importance to the aquaculture profitability. In conclusion, I would like to state that the state of Andhra Pradesh has endured severe financial distress during the reckless and destructive financial policies of the YSRCP over the last 5 years. They have plundered our state and left it in utter financial ruin. Therefore, I would urge the Honourable Railway Minister and the Honourable Finance Minister to allocate the necessary funds for the completion of the railway line, increase the central state share and expedite the process. I am confident that, unlike the previous government, we will ensure full cooperation with the centre to see the project through the completion. Thank you. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एडवोकेट डीन जी। Thank you, Madam. Madam, the issues related with the human-animal conflict is the main problem in Kerala as well as in my district, Idukki. In my constituency alone, more than 350 kilometers border area we are sharing with forest areas. Madam, one day before, one Adivasi man, 48 years old, have been killed by cruel elephant attack. That is the most unfortunate incident I am facing. Madam, this is the fourth in this year, and this is around hundreds in the last 10 years. We are facing a crucial situation. This is a survival crisis of the poor people in my constituency. Madam, I urge upon the government. In our constitution, there is a guarantee, right to live with dignity. But no government, not only the central government, but also the state government, they are not at all concerned about the protection of the people. No government is giving any protection. The government of Kerala doesn't bother about that, and they are not disbursing the compensation in time. And Madam, this is a high time for further amendment of Forest Conservation Act. That is my point.
Last time, there were an amendment. The vermin list eliminated. We objected, but government of India eliminated the vermin list. That have to be reintroduced. And also, we have to adopt the policies from foreign countries. Wherever these kind of issues they are facing, we have to adopt that policies. This is a high time to introduce the control of birth rate policies. We have to adopt the policy of culling. We have to adopt the policy of birth rate control of these cruel animals, whichever they are entering to the agricultural lands. So we are demanding for, we have to get the right to kill the cruel animals whichever entering the farmers' land. Otherwise, there is no remedy. People are not getting any protection. That's why I am urged upon the government for a further amendment of Forest Conservation Act. Thank you, Madam. धन्यवाद। माननीय सदस्यों में अब कुछ नए माननीय सदस्यों को एक मिनट का मौका दे रही हूं जो अभी तक शून्यकाल में नहीं बोले हैं। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। माननीय श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में आई हुई बाढ़ की तबाही पर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, महोना और सुहेली नदी जो नेपाल में स्थित है, नेपाल सरकार जब मन आता है तब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देती है और उससे पूरे पीलीभीत से लेकर के पूर्वांचल तक और फिर बिहार होते हुए बाढ़ की तबाही होती है। अच्छा लगा बाढ़ में बिहार के लिए चिंता व्यक्त की गई, बजट दिया गया, लेकिन बिना नेपाल सरकार के साथ बैठे हुए, बिना पानी का प्रबंधन किए हुए बाढ़ का इंतजाम नहीं हो सकता है। महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार को नेपाल सरकार के साथ बैठ करके कोई समग्र ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ जब आती है तो अपने साथ सिर्फ बाढ़ का पानी लेकर के नहीं आती है, बल्कि तबाही लेकर के आती है, बीमारी लेकर के आती है, कटान लेकर के आती है। बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां का जनजीवन हर साल शुरू होता है और हर साल नए सिरे से जिंदगी हर साल व्यवस्थित होती है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जो राशि है, जो मुआवजे की राशि है, वो भी बढ़ाई जाए। जो बीमारी है उसका दवाई का इंतजाम कराया जाए। बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर केवल मजाक न बनाया जाए आम जनजीवन का, बल्कि उनको पर्याप्त सामग्री मुहैया कराई जाए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंदन चौहान जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने लोकहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पे समय देने का आभार किया। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से पूरे देश एवं मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर के अंदर जो अति ज्वलनशील समस्या है, इस सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसी संज्ञान में पर्यावरण की चुनौतियां जहां अब सामने हैं, वहीं वन्य जीवों ने अपने आप को भी अडेप्ट करने का काम कर लिया है। मान्यवर, इस समय खासकर मौसम में जहां फॉरेस्ट रिजर्व है, खासकर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास बहुत संख्या में बाघों की संख्या बढ़ी है। ये जो पुरानी मुहिम थी उसके लिए भी आभार है, पर इस कारण से जो लेपर्ड्स हैं वहाँ, वो टेरिटरी से बाहर आके लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आके हमले लगातार उनके बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र हो, इस कैट फैमिली जो कही जाती है वाइल्ड कैट फैमिली, इसके सबसे स्मार्ट सदस्य ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है।
मेरी लोकसभा बिजनौर की विधानसभा चांदपुर में अब से 2 दिन पूर्व पिलाना गांव में एक 15 वर्षीय बच्ची की दुखद मौत हो गई और पिछले वर्ष लगभग 17 से 18 लोगों की मौत तेंदुए के अटैक के कारण हुई है। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से, ये हमारे क्षेत्र में जो आवश्यकता है फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। बस 20 सेकंड, केजेस की हमारे यहाँ आवश्यकता है और जो रेस्क्यू वाहन चाहिए ट्रांकुलाइजर्स के साथ, विषय माननीय सदस्य और आ पूरे चुका है स्टाफ आपका। की अगर व्यवस्था परिवहन। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद हनीफा जी। देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, सभी सदस्यों को मौका मिलेगा। पहली बार लद्दाख से चुन के आया हूँ, जिसके लिए मैं लद्दाख की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में लद्दाख के नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैडम, लद्दाख इस देश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्ट्रेटेजिकली इसके इम्पोर्टेंट हम सबको मालूम है। एक तरफ से चाइना बॉर्डर और एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर। लद्दाख के अवाम बहुत ही अमन पसंद और भाईचारगी से रहने वाले अवाम है, सच्चे देशभक्त हैं और जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ी देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटी। मैं 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि लद्दाख के आधी आबादी जो है वो इस यूटी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ यूटी सेटअप हुई। लेकिन यूटी सेटअप होने के बाद जिन लोगों ने डिमांड की थी वो भी इस यूटी में नाखुश है। जिस यूटी की डिमांड ये लोग कर रहे थे वो यूटी ये नहीं थी। वो लोग भी यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड कर रही थी। पिछले 4 सालों से माननीय सदस्य विषय को रखिए। पूरे लद्दाख की आवाम पर हो गया। पूरे लद्दाख की आवाम जो है वो एहतिजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लैश स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। लद्दाख में 2019 के बाद पीएससी वहाँ पे ख़त्म हुई। वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है। बेरोजगारी वहाँ काफ़ी बड़ी है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है। पटेल जी, माननीय सदस्य प्रवीण पटेल जी, हमारा जो सिक्योरिटी, माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रवीण पटेल। अच्छा, दर्शन सिंह जी, प्रवीण पटेल जी, प्रवीण पटेल। एक मिनट। Observation of Olive Ridley नहीं in the state of प्रवीण पटेल जी, प्रवीण पटेल जी, पाणिग्राही, प्रदीप पाणिग्राही। नो नो, प्रवीण पटेल जी नहीं है मैडम, नेक्स्ट बुलाइए। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं नर्मदा माटी से आता हूं, होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र, और उसमें मूंग का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और पूरे देश में मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। सदस्यों से पुराने हैं, नए हैं, मैं सभी से आग्रह कर रही हूं कि समय समय पर सभी को मौका दिया जाएगा। मैं केंद्र और राज्य सरकार मध्य प्रदेश की को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में मूंग की खरीदी यदि कहीं पर हो रही है तो हमारे समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी हो रही है। चूंकि तिथि कम है, उत्पादन अधिक है, किसानों ने मेहनत बहुत अधिक की है और जिसके कारण उत्पादन बढ़ा है। बाजार में जिसका मूल्य 4-5 हजार रुपया था, सरकार की कृपा से यह मूल्य मूंग का समर्थन मूल्य मिल रहा है और किसान उत्साहित है। मेरा निवेदन है कि उसकी तिथि बढ़ाकर
पोर्टल की डेट बढ़ाकर और पोर्टल खोलकर और किसानों को रियायत दी जाए, जिससे मेरे संपूर्ण नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद सहित पूरे मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीदी सुचारू ढंग से संपन्न की जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री मन्ना लाल रावत जी। जी सभापति महोदया धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। उदयपुर राजस्थान की जनता का बहुत बहुत आभार, उन्होंने राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में हमें भेजा। महोदया, राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र जिसमें विकास की काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं और भारत सरकार के साथ साथ राज्य की काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सारी गतिविधियां हैं। महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन 2018 से 2023 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में आईपीसी लागू नहीं होती, आदिवासियों पर ऐसा एक भ्रम फैलाया गया। और दूसरा, संस्कृति पर आक्रमण करते हुए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो संसद का कानून है 1955 का, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा भ्रम भी फैलाया गया। और उसके उपरांत उस क्षेत्र में युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी का एक कांड किया गया, जिसमें 2 आदिवासी युवा किशोर मैं उनको गोली के शिकार हुए। ये आह्वान करना चाह रहा हूं और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस भ्रम की वजह से कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बदतरबाज पैदा हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी भंग हो रही है। और पिछले दिनों उसमें जो बालवाड़ा घाटी है उसके सहित ही काफी ऐसे घटनाएं हो रही हैं। शाम को 7 बजे बाद चलना मुश्किल हो गया है। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे आईएनए हो, वो एनआई हो, उसके माध्यम से उसकी पूरी वहां जो भी उत्पाद हो रहा है, जो बाहरी तत्व वहां आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माननीय सदस्य डॉक्टर शर्मिला सरकार जी। Thank you, Honorable Speaker Madam, for giving me the opportunity to speak for my constituency on this esteemed platform. I would like to thank my people of my constituency for sending me here to speak for them. Riverbank erosion along the Ganga poses a significant challenge in various regions of West Bengal, particularly in Purba Bardhaman district. Areas like Katwa, Agrodip, Krishnapur, Polashi, Pila, Patuli, Jhaudanga, Majida, Dangapada, Kalinagora, Purbasthali, Dakhin are severely affected by this erosion. It is deeply concerning that the river has encroached to within 100 meters of railway track near Jhaudanga of Samudragarh. Erosion has already led to the engulfment of school, bridges, market, and even cremation ground. The effects of erosion are profound. It often forces community to relocate, disrupting their livelihood and causing socio-economic instability. Bardhaman Purbo heavily relies on agriculture, to the loss of fertile land, impacting crop production and food security. The erosion is damaging roads, bridges, and thus disrupting transportation network and increasing maintenance cost of the local authorities. It has also huge impact on social and psychological effect. Affected communities experience stress and uncertainty about their future. Displaced families may struggle with integration, leading to loss of cultural ties. To address these challenges, government and local authorities may implement measures such as embankments, afforestation, early warning system. However, effective solutions require integrated planning and community engagement. I urge your kind attention, Honorable Speaker, Madam. Complete kare. Yes, 2 minutes. Yeah, 20 seconds. To prioritize long-term strategies such as constructing embankment, revetment, and anyways, we the affected people of Bardhaman Purbo are hopeful that the issue will be taken seriously by the concerned authority so that we will be able to sleep at night peacefully. Thank you. माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले में सोन नदी बहती है और सोन नदी के मूल धारा को बांधकर जो बालू माफिया हैं
वो अवैध खुदाई कर रहे हैं, गहरी खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोन नदी के किनारे के गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। जो चापाकल भाग गए हैं, ये दुर्भाग्य है। और बालू का पहाड़ खड़ा कर दिया है किनारे के गांव में, और बालू उड़ करके खेतों में जा रहे हैं, और खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। लोगों के खाने में भी बालू पड़ रहा है। जो बालू लदे ट्रक जाते हैं, उनसे हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग चापा पड़ करके मरते हैं, और जो नदी में गहरी खुदाई हुई है उसमें डूब के मरते हैं। जो बालू से पानी चूते हुए जाता है, सड़कों की मियाद जो है, जीवन बहुत कम समय का होता है, 6 माह में सड़कें खराब हो जाती हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सोन नदी के मूल धारा को माने मुक्त किया जाए, उसके मूल स्वरूप में लाया जाए, और बालू माफियाओं के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीकांत निषाद जी। आपने बोलने का अवसर दिया। मैं संत कबीर नगर यूपी से चुनकर आया हूं। मेरे गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद बस्ती ट्रेन का टिकट महीनों तक 2-2, 3-3 महीने माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि 2-2, 3-3 महीने रेल का टिकट कंफर्म नहीं होता। वहाँ ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। जो यात्री हमारे क्षेत्र के गोरखपुर परिक्षेत्र के वो परेशान रहते हैं, टिकट कंफर्म नहीं होता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहता हूं कि गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद, बस्ती, अन्य जगहों पर रुकने के लिए और ट्रेनें चलाई जाएं और यात्रियों को सुविधा हो और सबको जल्दी टिकट कंफर्म हो। मैं यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय अधिदाता महोदय, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से। मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। वहां खलीलाबाद जो जिला है, रेलवे स्टेशन है, वहां से नई रेल पटरी बननी है। 15 वर्षों से उस पर काम हो रहा है, लेकिन आज तक वहां काम नहीं शुरू हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि 15 साल से वहां शिलान्यास आप तो मांग रखिए शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वो जो नई रेल पटरी बननी है उसको तत्काल शुरू करा करके उस क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्रीमती जून मलिहा जी। Thank you, Madam. Madam, instead of 1 minute, I would request you to give me 2 minutes, please. Madam, thank you for giving me an opportunity as a first-time parliamentarian to be heard. The needs of my state and its people have been ignored in the budget that was presented yesterday, so I feel it necessary to rise to speak in this august house and raise the voices of the people residing in the railway colonies situated in Kharagpur town, which falls under my parliamentary constituency, Medinipur, West Bengal. Kharagpur, as we all know, Madam, is the oldest and the busiest junction station in southeastern railway zone, which after Howrah. Honorable Madam, approximately 13 to 15,000 households with the population comprising of 70 to 80,000 reside on land owned by the railways in Kharagpur. And they've been residing there for more than 50 years, Madam. The main problem lies is that these people come from a very low income group and they're extremely poor. But the railways don't provide these colonies with basic infrastructure, which is water supply, electricity supply, and also sometimes toilets. Sir, 8 wards of the Kolkata municipality falls under these railway colonies, which is run by the government of West Bengal. And each time people come to take help from our councillors, the councillors and the municipality face absolute no cooperation from
the railways. धन्यवाद So, sir, माननीय सदस्य, धन्यवाद। no, you have to give me आप one तो more मांग minute, रखिए, मांग रखिए। So I'm coming to the भूमिका Mangs, मत sir. करिए, भूमिका No, मत करिए। I'm coming to the Mangs, madam. I would, on behalf of my people, like to ask the railway minister, the honorable railway minister is also present over here, and he had been to Kharagpur and is aware of this situation. So, on behalf of my people, I would like to ask that what steps are being taken by the railways to provide ownership rights for them? If not, then why isn't the railways taking enough initiative for the development of this area? Ma'am, please let me finish. It's my maiden speech, you have to let me. The people who continue to live in such despair. धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद, धन्यवाद। ये शून्यकाल है, ये शून्यकाल है माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ। काफी लंबी लिस्ट है, सभी एक-एक मिनट बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती लता वानखेड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज मेरा सदन में पहला वक्तव्य है और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का, जिन्होंने मुझे पंच से पार्लियामेंट पर पहुँचाया है। मैं सागर लोकसभा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आती हूँ और जहाँ विदिशा जिले की 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां अभी भी ट्रेन रूट का अभाव है, कुरवाई, शमशाबाद और सिरोंज। तो मैं माननीय हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया भोपाल से बैरसिया, शमशाबाद, सिरोंज, आरोन, गुना रेलवे लाइन, जिसका पूर्व में भी सर्वे हो चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो उसका प्राथमिकता से रेल मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो सके और हमारे उस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। दूसरा महोदय जी, सागर से साउथ की तरफ जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सागर से नागपुर रेल ट्रेन की, क्योंकि सागर से अधिकांश लोग ट्रीटमेंट के लिए नागपुर जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय रेलवे मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि तत्काल सागर से नागपुर के लिए ट्रेन चलाने की महती कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री प्रवीण पटेल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। सबसे पहले तो हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा के लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि अधिष्ठाता महोदय आप जानती हैं कि प्रयागराज तीर्थों की राजा कहा जाता है और प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती जी का संगम है और आने वाले समय में कुंभ मेला लगने वाला है। पिछले 2019 के कुंभ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको संपन्न कराने का कार्य किया, लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से यह महसूस हो रहा है कि खासकर प्रयागराज, जिसके अगल बगल चाहे कौसाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे आपका रायबरेली से लेके इधर बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, मछली शहर, बहुत सारा ऐसा बड़ा क्षेत्र है जहां पर एक प्रयागराज में चिकित्सा के लिए एक एम्स की स्थापना की जरूरत महसूस होती है। धन्यवाद माननीय सदस्य। इसलिए कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि प्रयागराज में अगर एम्स की स्थापना हो जाए तो अगल बगल के जिलों में और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जिलों में भी लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगा। यही आपसे हम मांग करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आलोक शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय,
मैं भोपाल लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर सदन में आया हूं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मेरे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेरसिया विधानसभा रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क का जाल बिछ रहा है। भोपाल बेरसिया विधानसभा के लोग आज तक इस सुविधा से वंचित हैं, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने भोपाल की जनता जनार्दन से ये संकल्प लिया था कि आप मुझे सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाएंगे, तो मैं आपके इस संकल्प को पूरा करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेलवे मंत्री से निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भोपाल के बेरसिया रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और इसको रेलवे लाइन सर्वे से जोड़ने के लिए इसको बजट में शामिल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। आपने बोलने का मौका दिया। मैं बहुत पीड़ा में खड़ा हूँ। घोसी लोकसभा से चुनकर आया हूँ। शायद मेरा गुनाह यही है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत रही है, आज के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। मैडम, हमारे यहाँ चिन्हित करके, और मैं पीड़ा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है। एक बात से पक्ष हो या विपक्ष सहमत होंगे कि मैंने पत्र भी लिखा जिलाधिकारी को कि जिन जिला स्तरीय मीटिंग में सांसद की उपस्थिति अपेक्षित हो, सदन के कार्रवाई के दौरान ऐसी मीटिंग न रखा जाए। अधिकारी सुनते नहीं है। ऐसी मीटिंग ये होती है कि जब जनता पर जुल्म हो या कोई परेशानी हो तो उन मीटिंग में रखा जाए। हमारे यहाँ दलित और मुसलमान लोगों के घरों को चिन्हित करके एक 400 मीटर में लगातार बुलडोजर का काम हो रहा है। हाई कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है। लिखित हम लोग पीड़ा ये है कि हम 3-3 सांसद और 5-5 विधायक और पदाधिकारियों के साथ हम गए डेलीगेशन लेकर, कोई अधिकारी घटनास्थल पर आया नहीं, एक सिपाही तक नहीं आया। मैं पिछली बार जब आया उसके पहले मीटिंग रख दिया गया। इस बार आया हूं, मैं रिटर्न में देकर आया और मुझे फ़ोन आता है। मैंने कहा कि महीने की जो मीटिंग है जरूरी तो नहीं, 22 तारीख से हो जाएगी। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। हमारे यहाँ माननीय सदस्य जी मांग रखिए, जो मांग रखना चाहते हैं वो रखिए। वह बात कर लूँ ना, बात कर लूँ, मैं मांग रख देता हूँ। मांग एक ही है। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। गांव के गांव मधुबन इलाके में डूब रहे हैं, कटान है। हमारे यहाँ ये बुलडोजर चल रहे हैं। सांसदों से जनता अपेक्षा करती है कि उनकी बात कही जाएगी, प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम पीठ से और संसदीय कार्य मंत्री से जिला के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए, जो पहले से है कि बार बार अगर बैठकों से आप जानबूझकर सांसद को, चूंकि विपक्ष का धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। कार्रवाई बंद हो। माननीय सदस्य श्रीमती आरती पारदी जी, भारती पारदी जी, आरती गलत लिखा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं पहली बार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से चुनकर आई हूँ, जहाँ मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या बालाघाट में बहुत अधिक है। शायद इसीलिए मुझे महिला के तौर पर पहली बार वहाँ से जीतने का मौका मिला। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लेना चाहती हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो एक नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, जहां हमारी दोनों ही सरकार, चाहे प्रदेश की और आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद, वहां पर नक्सल की वारदातें जरूर कम होती हैं, लेकिन अभी भी पिछड़ा क्षेत्र वो कहलाता है। वहां पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, लेकिन अभी वहाँ सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर रेल की ट्रैक को बढ़ाया जाए, और दूसरा, वहाँ पर अध्ययन करने वाले मेरे ज़िले में विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के लिए वहाँ से भोपाल, इंदौर, किसी भी बड़े महानगर में जाना पड़ता है, तो ट्रेनों की सुविधाएं नहीं है। तो आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वहाँ पर जो महाराष्ट्र लगा हुआ मेरा क्षेत्र है 60 किलोमीटर पर, वहाँ पर बहुत सी ट्रेनें आती हैं, और इधर सिवनी जो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ पर भी पंचवेली जैसी ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। तो उन ट्रेनों को बढ़ाते हुए जबलपुर से जाने वाली ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाए और मेरे क्षेत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी वहाँ पर मैग्नीज की खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है। तो गुड्स ट्रेनों के कारण भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ट्रैक बढ़ाने की मांग रखती हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा धानोरकर जी।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. मी सर्वप्रथम शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातून प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करत आहे. त्यासाठी मी माझ्या मतदारसंघातील चंद्रपूर वनी आर्णी लोकसभा क्षेत्रातील तमाम नागरिकांचे मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदया, 2014 मध्ये म्हणजेच 10 वर्षापूर्वी केंद्रातील मोदी प्रणित सरकारने सत्तेत येताच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले होते. पण गत 10 वर्षातील माझ्या चंद्रपूर वनी आर्णी लोकसभा क्षेत्रातील शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती अतिशय भयावह अशी आहे. चंद्रपूर यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची फक्त गेल्या 5 वर्षातील आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने जी आम्हाला दिली आहे त्याप्रमाणे आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यात 444 तर यवतमाळ जिल्ह्यात 1641 याप्रमाणे आहे. उल्लेखनीय बाब ही आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या 444 शेतकऱ्यापैकी 319 हे पात्र आहेत तर 122 अपात्र आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील 1641 पैकी 775 पात्र ठरले आहेत तर 819 हे अपात्र ठरले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याच्या पोकळ घोषणा या भाजप सरकारने मागील वर्षात केल्या. पण माझी आपणास विनंती आहे की घोषणा करणाऱ्या उद्योग मित्र मोदी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण या आकड्यावरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्याप्रती उदासीनता दूर करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मी आपणास सभागृहात विनंती करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय सदस्य आशीष दुबे जी. धन्यवाद सभापति महोदय. आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जबलपुर को धन्यवाद देता हूं. जबलपुर की जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर अपनी सेवा करने का अवसर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में प्रदान किया है. आज मैं आपके माध्यम से जबलपुर के लिए एक बात रखना चाहता हूं. विगत दिनों जबलपुर गोंदिया ये हमारी एक रेलवे लाइन जो नैरो गेज हुआ करती थी ब्रॉड गेज में परिवर्तित हुई और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार की थी. मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जबलपुर की दक्षिण भारत से जो दूरी जो इटारसी होकर पहले जाते थे उसको कम करने के लिए जबलपुर गोंदिया रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया. लेकिन मेरी मांग आज इस सदन में आपके माध्यम से ये है कि वर्तमान में लाइन शुरू तो हो गई है लेकिन इस सिंगल होने की वजह से इसका लाभ, अधिकतम लाभ जो हमको मिलना चाहिए, क्षेत्र को मिलना चाहिए, क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, शायद वो नहीं मिल रहा है. इसलिए इसका दोहरीकरण जितनी शीघ्रता से होगा मुझे लगता है इसका लाभ जनता को भी मिलेगा, क्षेत्र को भी मिलेगा. इसके साथ साथ जबलपुर चूँकि संस्कार धानी कहलाता है और लंबे समय से जबलपुर वासियों की एक मांग रही है कि जो हमारी पवित्र धर्म स्थली रही है सदस्य एक विषय पर मांग हो चुकी है. धन्यवाद. बस ये रख के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा अध्यक्ष सभापति महोदय कि जबलपुर से अमृतसर एक सीधी रेल की मांग लगातार एक लंबे समय से जबलपुर वासियों की है. आज आपके माध्यम से मैं उसकी भी मांग रखता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय सदस्य. माननीय सदस्य श्रीमती अनीता चौहान जी. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय सीट से पहली बार जीत कर आई हूँ. अध्यक्ष जी, मैं आदिवासी ज़िले से आती हूँ. वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं. छोटे छोटे स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात जाना पड़ता है. मेरे संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर झाबुआ जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आदिवासी जिले को स्वास्थ्य लाभ मिल सके. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय सदस्य. माननीय सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी. सबसे पहले तो अध्यक्षा जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से आती हूँ, गुलाबी नगरी से. मेरी जनता का बहुत बहुत आभार
धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर में स्थापित सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय वर्ष 1934 से संचालित है, जो कि काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। इससे 11-12 राजकीय चिकित्सालय संबद्ध है। बेहतरीन चिकित्सा पद्धति के लिए प्रसिद्ध सवाई मानसिंह चिकित्सालय में संपूर्ण देश के लोग अपने चिकित्सा उपचार हेतु जयपुर आते हैं, जहां पर उन्हें सस्ता और सुलभ उपचार मुहैया होता है। राजस्थान की आबादी एवं जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के परिणाम स्वरूप सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय को एम्स का दर्जा प्रदान किया जाना जनहित में अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि जयपुर शहर की आबादी एवं सुलभ चिकित्सा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर स्थित सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय को एम्स का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत पहली बार आपने मुझे मौका दिया। माननीय सदस्य श्री विशाल पाटिल जी। Thank you, Madam Speaker. I'd like to, through you, draw the attention of the House to an important matter regarding my constituency of Sangli, especially, and also the entire Western Maharashtra region, which has been affected by floods various times in the past few years, or few decades, 2005, 2019, and 2021. आज वापस वही स्थिति निर्माण हो रही है. The CWC has set clear guidelines on the dam levels in the two states, so especially the dam of Maharashtra, Koyna Dam, and the Almaty Dam of Karnataka. But the CWC norms are being flouted in both the states. I therefore request the government to intervene. I would have only 4 or 5 basic requirements from the government, that they should enforce the CWC guidelines in the Krishna river sub-basins. They should implement real-time monitoring of dam levels across both the states. This is Krishna, Koyna, and Panchganga rivers. Develop a comprehensive flood management plan. Invest in flood mitigation infrastructure and establish interstate coordination for synchronized water release. Ma'am, we've heard in the speech of the Finance Minister where she spoke about Assam also. I request that something should be done also for Western Maharashtra floods, because it's an important matter. Huge loss of lives, huge loss of cattle, livestock, and also huge loss of property. I really urge the government to intervene, get the two governments together and work on it. Thank you so much. माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सबसे पहले मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सर्वोच्च सदन में चुन करके भेजा है। अध्यक्ष महोदया, हजारीबाग जिले में और रामगढ़ जिला जो दोनों इस कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण करता है, यहाँ बहुत सारे माइंस हैं। टाटा स्टील का माइंस यहाँ पर ऑपरेट होता है, सीसीएल की माइंस यहाँ पे ऑपरेट होती हैं, और अभी एनटीपीसी की माइंस यहाँ पर ऑपरेट होना शुरू हुई हैं। कोयले का बहुतायत परिचालन जो है यहाँ से हो रहा है, लेकिन हमारे जितने स्टेशन हैं, हजारीबाग स्टेशन, बरही स्टेशन, बड़का काना स्टेशन, पतरातू स्टेशन, रामगढ़ स्टेशन, इन सभी स्टेशनों से दूर के जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बहुत कम है। सामान्य रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये 30 लाख आबादी का लगभग क्षेत्र है, और यहाँ से अभी जो है बड़का काना से रांची तक को भी जोड़ा गया है। कठिन रेल मार्ग है, किंतु इसको पहाड़ों को छेद करके इसको जोड़ा गया है। तो मैं आग्रह इतना ही करना चाहता हूं कि इन स्टेशनों से लंबी दूरी का ट्रेन, जैसे बॉम्बे के लिए, दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, बैंगलोर के लिए जो है ट्रेन की शुरुआत की जाए। ये अति महत्वपूर्ण है। वहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहाँ रेल लाइन केवल कोयला के इवैक्यूएशन के लिए है, कोयला ढोने के लिए है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यगण, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। माननीय सदस्य श्री जी के पड़नी जी।
जी के पड़वी जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी मैडम आभारी हूँ कि मुझे आज सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं आदिवासियों से जुड़े एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासियों की प्रतिष्ठा का है। आदिवासी मंत्री को आदिवासी मंत्री की जगह जनजाति मंत्री कहा जा रहा है। यह तथ्य है कि पिछले 10 वर्षों में आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीन ली है। आप लोगों ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार भी छीन लिए हैं और कृपया आदिवासी की पहचान न छीने, इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। आदिवासियों की अलग पहचान है, ये जो पहचान है वो उनकी अपनी पहचान है। आदिवासियों की पहचान उनकी जन्म सिद्ध अधिकार है और वो पहचान हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है। हम जनजाति नहीं, हम आदिवासी है और भविष्य में भी आदिवासी ही रहेंगे। इस देश के इतिहास में हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश ना करें। इसे एक प्रतिष्ठित मुद्दा मानते हुए सरकार को जनजाति मंत्रालय को आदिवासी मंत्रालय के रूप में संदर्भित करना चाहिए, ये मेरी विनती है। और जनजाति मंत्री को आदिवासी मंत्री के रूप में पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही आदिवासियों का नाम बदलने की बजाय सरकार को आदिवासियों के उत्थान हेतु कार्य करना चाहिए। धन्यवाद माननीय सदस्य श्रीमती बिजली मेदीदी। नाश्ता झाला, जेवण झालं रात्री। Thank you, Honorable Speaker, ma'am, for giving me the opportunity to speak in this August House. And since I am here for the first time, so I would like to thank thank the people of my constituency from Guwahati Lok Sabha. Ma'am, I would like to speak about the Asia's largest banana market, which is situated in Gwalpara district under Guwahati Lok Sabha constituency. And since from this market, bananas are exported to West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, and out of the country like Bhutan and Nepal. And Malbhog banana is exported to Dubai. Since it is a perishable product, so there is a demand for cold storage and banana processing industry. Ma'am, I want to speak that the Bongaigaon to Guwahati railway line by south bank of Brahmaputra passes through Darangiri, 1 kilometer of northern side. But in spite of the banana market and a maximum potentialities of large business center, has no any railway station. It is a demand to set up the railway station, both passenger and goods, to set up stoppages at least for 5 minutes for all the faraway moving trains to the district. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. It is deeply concerning to note that the total 99 Nipah cases reported in more than 2 decades between 2001 and 2023 in India. Kerala has accounted for 28% of the total confirmed Nipah cases in the country, including the latest cases in Kozhikode. This situation, along with the case fatality rate in the first outbreak, peaking at 89.4% in the 89.4% with the 17 deaths out of 19 lab confirmed cases in Kozhikode and Malappuram, is a major cause for concerning, as the second wave is rising and the state government is not seriously. In this situation, I would urge the government to send a central government expert team and render all assistance to the state of Kerala and ensure immediately help in the same. I would further demand that the government to provide compensation for the victims' family who lost young life of Nipah outbreak. The union government must ensure supply of monoclonal antibodies for the state and further take steps in providing urgent delivery of sample results for the Pune Virology Lab as itself. धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी। माननीय
अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में अति अवलंबनीय विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, देश के कई राज्यों में मेट्रो ट्रेन सेवा संचालित हो रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिससे रोजगार, पर्यटन एवं सुगम यातायात में काफ़ी सुविधा मिल रही है। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य बने 2 दशक से भी अधिक समय हो गया है। इसका पूरा तराई क्षेत्र हर बार मेट्रो ट्रेन की डिमांड करता है। मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत काठगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, रुद्रपुर, लालकुआं, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर तक मेट्रो लाइन संचालित किया जाना अति आवश्यक है। इसी के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून, विकास नगर में भी मेट्रो ट्रेन धन्यवाद संचालित किया जाना अति आवश्यक है। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस दिशा में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, धन्यवाद। नेपाल में काफ़ी बारिश होने के कारण कोसी सीमांचल की सारी नदियां काफ़ी ज़्यादा उफान पे है। लगातार कटाव जारी है, चाहे वो नभट्टा हो, चाहे पूर्णिया जिले का अमोर हो, बायसी हो, कटिहार के महानंदा से लेकर के कोसी और गंगा, इधर कुर्सेला, बरारी, लगातार कटाव और कटाव जो प्रशासनिक लापरवाही है ये अत्यधिक है, जिसके चलते कई गांव विलीन हो गए हैं। नभट्टा के कई गांव विलीन हो गए हैं। मैं लगातार संपर्क में होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है कि एक डिमांड लगातार जो उठ रहा है, सबसे ज़्यादा गाद को निकालने की, गाद के साथ गाद को निकालने के साथ जो सबसे ज़्यादा दबाव है कोसी बैरेज पर, वो हाईडैम यदि बन जाता है तो सभापति महोदय, हाईडैम का निर्माण आवश्यक है। उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाईडैम बनाने की निर्माण की योजना शीघ्र लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 100 से 0 ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਮੈਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ और वो ज़मीन जो है आज वो सरकार का उसे नोटिफिकेशन हुआ है कि उनको जो किसानों गरीबों ने पैसे दिए हुए हैं वो ज़मीन जो है उसको लीज पे देना चाहते हैं। और किसान जो है धरने पे बैठे हैं, उनके जो किसान भी हैं, जिम्मेदार हैं, जो बिल्कुल गरीब लेवल के नीचे से उतरे और बॉर्डर के साथ साथ उनका जो गांव लगते हैं, वो पूरे संघर्ष में आज सोई का पैडी लगने का समय चल रहा है और जब पैडी लग रही है दूसरी तरफ किसानों को उजाड़ा जा रहा है। मैम, इसका संक्षेप लें कि पंजाब की जो सरकार जिसने आज वो लीज पे ज़मीन देने को जा रहे, क्योंकि देने तो नहीं हो तो नहीं रही है लेकिन हरासमेंट हो रही है, उसको रोका जाए ताकि वो किसान जो हैं अपनी ज़मीन में अपनी फसल बोकर अपने बच्चों का, अपने आने वाले समय के दिनों का वो जो कारोबार जो है वो चल सके। माननीय सदस्य जिया और रहमान जी। इज्जत माफ सदर मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने जिता करके भेजा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं आपका ध्यान इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते और संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, कुंदरकी, बिलारी, असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कांवड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव। Madam, I lay on the table a copy each of the Hindi and English versions of the report numbers 124th to 152nd, a total of 29 reports of the Public Accounts Committee 2023-24. These reports were presented to Honorable Speaker on 23rd February 2024 and 29th April 2024 of the preceding Lok Sabha before its dissolution, and Honorable Speaker had ordered printing, publishing and circulation of the aforesaid reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों ने नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी है, वे लिखित में अपना पठन सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 से 16 एक साथ लिए जा रहे हैं। दोबारा मैं क्लियर कर दूं, आइटम नंबर 14 से 16 जम्मू कश्मीर भी इसमें है, उनको एक साथ लिया जा रहा है। कुमारी शैलजा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री महोदया को, कि इन्होंने 7 बार बजट पेश किया है, 6 बार बजट पेश किया है। साथ में बतौर कांग्रेस एमपी मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे बड़ी मेहनत के साथ हमने तैयार किया। हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा जाकर लोगों को गले लगाकर उनकी दुख तकलीफ समझकर इस मैनिफेस्टो को सबके साथ मिलकर तैयार किया। और इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, अपनी गारंटी को साइड में रखा और हमारे मैनिफेस्टो को लागू किया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इस बजट को क्या बोलूँ? कुर्सी बचाओ बजट बोलें, विकसित बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोलें, या फिर एक और जुमला बजट बोलें, क्योंकि फिर बार बार हमें जुमले नज़र आते हैं इसमें। आपने 4 लोगों की बात की, लेकिन ये 4 कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान। लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी ने, हमारे नेता ने मांग की कि सेंसस किया जाए, कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे। एंड आई वंडर कि इसके बारे में इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन सर ये बजट है किसके लिए ये भी तो पता चले। क्या केवल 2 राज्यों को ही उन पर मेहरबानी हुई है, या पूरे देश पर भी कुछ नज़र डाली गई? ऐसा नज़र नहीं आता कि 2 राज्यों के अलावा कुछ दिखा हो, या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के अलावा कुछ नज़र आता हो। सर, मुझे याद आता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी
माननीय मुख्यमंत्री होते थे और उस समय हमारी सरकार थी और वो एनडीसी की मीटिंग में आते थे, अब तो खैर एनडीसी भी नहीं रहा, और वो हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे। अब शायद वो शब्द पूरी शब्दावली से निकल चुका है, कम से कम भाजपा की और सरकार की शब्दावली से निकल चुका है। लेकिन 2 राज्यों को भी मैं थोड़ा आगाह करना चाहूँगी। नीतीश जी तो हमारे साथ पुराने रह चुके हैं, 10वीं लोकसभा में थे, सब समझते हैं। नायडू जी भी बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इनकी बातों पर ना जाएं। आज बेशक लगता हो कि बहुत कुछ दिया है, लेकिन नज़र फेरते देर नहीं लगती, तो इसलिए उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगी। आज खुशियाँ मनाएं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगेगा सर। तो ये जो बजट पेश किया गया, इसमें जो इन्होंने गारंटी की बात की, शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए। विश्वास पैदा करना इनका काम है, इन्होंने विश्वास खोया और तभी ये डाउनस्लाइड हुआ। आज के दिन भी जब बातें होती हैं बजट में, हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया है। दरवाजे के बाहर खड़े रहो, अगर मेहरबानी होगी तो शायद आपको कुछ मिल पाएगा। सर, जब प्राकृतिक आपदा की भी बात होती है, भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई बजट में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई तो एक्सटर्नल एजेंसीज़ की बात आ गई वहाँ पर कि उनके माध्यम से मदद की जाएगी। ऐसा भेदभाव क्यों? ये नहीं होना चाहिए और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि आप सबके साथ ऐसे भेदभाव। और फिर एक बात और सर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली। इन राज्यों का जिक्र तक नहीं, 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दुख इस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से केंद्र में, एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ ना दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मूला अपनाया है C2 + 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को
समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज नहीं करना चाहिए। नाबार्ड का फिगर है ये? मैं हाँ जी नाबार्ड। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफी की। हर बात में आपने वादा खिलाफी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। और मजबूर और मजदूर दोनों बना दिया है आपने, किसान को, मजदूर को, किसी और ध्यान नहीं है। और इसके ऊपर एक और फसल बीमा योजना हमारे यहाँ अपने प्रदेश की मैं बात कर सकती हूँ। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी और कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा। 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है, लोगों को आने जाने की भी तकलीफ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते, और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते? किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके एमएसपी की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उनको लीगल गारंटी की बात की। अगर ये हमारा मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। सर, मज़दूरों की दयनीय स्थिति और ख़ास तौर से ग्रामीण मज़दूर की जो स्थिति हो गई, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के 10 साल में मजदूरी वृद्धि केवल 1% हर साल की गई, उससे भी कम। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था, और आप आज मनरेगा को भूल गए। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। और गरीब को जब आप याद ही नहीं रखेंगे, मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। किसान का और ग्रामीण मजदूर का, खेती और मजदूर का चोली दामन का साथ है। आपने दोनों को भुला दिया है। देश कहाँ आगे जाएगा? केवल पूंजीपतियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने पूंजीपतियों को घुसा दिया, और वो भी बड़े बड़ों को।
साइलोज वहाँ पर लग गए, वहाँ पे मजदूर भी। मंडियों में मजदूरों का बुरा हाल है, आज वो बेरोज़गार हो गए हैं, आज उनको 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलता है, मजदूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए, ये देश भर की डिमांड है। और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया ज़रूर करेंगे और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें, ना कि केवल आप कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? हमेशा गरीब रहेंगे और अमीर अमीर होता जाएगा, जीडीपी बढ़ता जाएगा। किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए। और सर, महंगाई की बात मुझे याद आती है, सुषमा स्वराज जी बहुत सम्मानित, हमारे पूरे सब उनको मानते थे, नेता थे, भाजपा की बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से थी। मुझे याद है जब बजट एक बार पेश किया गया और उसमें उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा, दादा आंकड़ों से पेट नहीं भरता। मैं ये याद दिलाना चाहूँगी सत्ता पक्ष को कि आंकड़ों से पेट नहीं भरेगा। गरीब को, युवा को रोज़गार चाहिए, गरीब को वेतन चाहिए, गरीब को केवल 5 किलो अनाज देकर आप पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़ा मत कीजिए। महंगाई पर नियंत्रण लाइए। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनका मुनाफा बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? क्या किसान तक कोई राहत पहुंचती है? गरीब तक कोई राहत पहुंचती है? आज इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने पासिंग में कहा कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे, लेकिन कैसे इंतज़ाम करेंगे? दाल, आपके सब्जियां सब इतनी महंगी होती जा रही हैं। क्या अनाज केवल एक है? केवल अनाज? क्या गरीब आदमी सब्जी या कुछ नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, आलू नहीं खाए, कोई सब्जी नहीं खाए, वो उस तक पहुंचता नहीं? पहुंचता है तो कितना महंगा मिलता है। वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती है, प्याज नहीं खाती। चलो वो तो अपने खाने का अलग टेस्ट है, वो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी तो प्याज और आलू खाता है ना, उसको तो कुछ और नहीं मिलता। माय गॉड। अच्छा, तो आटे दाल का भाव पता होना चाहिए। और एलपीजी की जो आंसू आपने पहुंचने की बात कही थी, आज आंसू आपको महिलाओं के, बहनों के नज़र नहीं आते। शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा का स्तर जिस कदर गिरता जा रहा है, मेरे अपने राज्य में प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की संख्या में बंद होते जा रहे हैं, और लेकिन सरकार का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़कर ऊपर आए थे, और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप सरकारी स्कूल इस तरह से बंद करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट की बात कही, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को उठाया, और इन्होंने जो कहा, कोई जिम्मेवारी लेता क्यों नहीं है? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, सरकार है। जिम्मेवारी अगर नहीं लेंगे तो देश आपको दिखा देगा, हमारा युवा आपको दिखा देगा। बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ILO के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 23% थी, चीन में 13%, पाकिस्तान में 11%, सीरिया जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर 22% है। तो हमारे यूथ का ये बदहाली क्यों हो रही है? आप स्किलिंग की बात करते हैं, क्या आपने प्राइवेट सेक्टर से पहले बात की? क्या वो आपकी बात को, आपकी स्कीम को, जिसको इतने विस्तार से और बहुत अखबारों में, मीडिया आप कंट्रोल करते हैं, मीडिया में इस कदर दिखाया गया, लेकिन क्या आपने उनसे बात की? और क्या गारंटी है कि एक बार वो आपकी स्कीम का फ़ायदा उठाकर 2-3 महीने में छुट्टी नहीं कर देंगे इन बच्चों की जिनको रोज़गार मिल रहा है? तो ऐसे कैसे बात बनेगी? हमने तो अपनी उसमें हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते तो पहली नौकरी पक्की का वायदा राहुल जी ने किया था, वो सुन लेते। केंद्र में 10 लाख वैकेंसियाँ हैं, हरियाणा में 2 लाख वैकेंसियाँ हैं, उनको क्यों नहीं भरने की बात की जाती? और बैकलॉग है SC BC का, उनकी ओर आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
बैकलॉग को भी तो भरिए। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा आएगा, वहाँ पर क्या आपने आरक्षण किया है? कहाँ जाएंगे हमारे लोग? रेलवेज़ में आपने जो सबसे बड़े डिफेंस रेलवेज़, यहाँ पर मिलता ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, आपने बंद कर दी हैं सब नौकरियाँ। तो हमारे लोग, युवा कहाँ जाएगा? स्किल 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 इंडिया का क्या हुआ? आज के दिन बेरोज़गारी इस कदर आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, और आपको अगर नज़र नहीं आता तो आपको आने वाले जो ये चुनाव होंगे इन राज्यों में आपको नज़र आ जाएगा। वैसे जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी आपको नज़र आ गया होगा। तो साथियों, जब बेरोज़गारी इतनी बढ़ती है तो गलत आदतें भी बढ़ जाती हैं। मेरे अपने राज्य में, मेरे अपने यहाँ सिरसा, हिसार, अम्बाला, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ता जा रहा है। कहाँ हरियाणा था? हमारे यहाँ बोलते हैं देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। लेकिन आज के दिन हरियाणा तो ऐसा हो गया, ऐसा देश हरियाणा हो गया है जहाँ पे अपराध और नशे का ठिकाना बन गया है। कोई देशा में देश हरियाणा। सर एक दो बिंदुओं पर और केवल मैं नज़र डालूंगी। अग्निवीर की बात है। अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इस सदन में किया है। सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन असलियत अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। आपने दो कैटेगरी बना दी है। अगर जो अफसर है और या जो साधारण जवान है सेना में, वो तो शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। और जो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा केवल अग्निवीर कहलाएगा, केवल नाम मिलेगा उसे, और क्या मिलेगा? कैसे जाएगा वो? आप सेना के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सर, हरियाणा की आबादी देश की लगभग 2% है, लेकिन सेना में हमारा हिस्सा 10% के करीब है। आज के दिन आपने क्या इंसेंटिव छोड़ दिया हमारे युवाओं के लिए? कुछ नहीं छोड़ा। ये योजना पूरी तरह से युवा विरोधी है, जवान विरोधी है और सेना विरोधी है। हम डिमांड करते हैं कि आप अग्निवीर योजना को इमीडिएटली ख़त्म कीजिए और जय जवान जय किसान के नारे को फिर से बुलंद कीजिए। किसान को भी खुशहाल करिए, जवान को भी खुशहाल करिए। सर, SCBC की बात मैंने कही, ना बैकलॉग ख़त्म किया जा रहा है और ना नई नौकरियां मिल रही हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ इनके लिए है, और ना इनकी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ जो जिस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है, समय पर बच्चों को दिया नहीं जाता। हरियाणा में मेडिकल 9,000 से ज़्यादा, 10,000 के करीब स्टूडेंट थे, 3-4 साल से नहीं दी उनको स्कॉलरशिप। जब चुनाव आया तब आपने रिलीज़ की। इसमें भी राजनीति, गरीबों के साथ, हमारे SCBC के साथ भी राजनीति आप ऐसे करेंगे? क्या इतनी किल्लत है पैसे की कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप से आगे बढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे, वो कहाँ से आगे निकलेंगे? माननीय सदस्य, ये संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं है, इसका जवाब कैसे देगी? सर, बजट है, सर, बजट तो है, बजट में राज्य की अनदेखी हुई है सर। सही बात कहना सर, पड़ेगा। आपको भी राजस्थान से प्यार होगा सर। सर, आप अध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान से प्यार रखते हैं। राजस्थान विधानसभा बोलूँगा। सर, आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान खत्म कर दी, सब प्लान बंद कर दिया और सारे फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। अब एक आध दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश में फंड्स डाइवर्ट कर दिए। किस चीज़ के लिए? गौशालाओं के लिए। गौशाला और SC/ST का उससे क्या लेना देना? लेकिन SC/ST के फंड्स आप गौशालाओं में दे रहे हो, तो ये कहाँ से ये डाइवर्जन हो रहा है? सरेआम डाइवर्जन हो रहा है। क्यों डाका डाल रहे हैं गरीबों के बजट पर, SC/ST के बजट पर? सर, जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी गिरता चला जा रहा है और पिछले समय में 2% के करीब आपने 2 साल बजट एस्टिमेट्स में और एक्सपेंडिचर में फ़र्क आ गया है सर, तो आगे वो गिरता ही चला जाएगा। और सर, आपकी कमिटमेंट हेल्थ सेक्टर में कोविड में देखा, लेकिन उसके बाद भूल गए। मैं एक और, आप सर बुरा नहीं मानना, अपना राज्य होता है, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। सर, हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आयुष यूनिवर्सिटी का, क्या हुआ उसका?
आज तक एक पत्थर नहीं लगाया कुरुक्षेत्र में, एक पत्थर। माननीय वित्त मंत्री जी पता करें। और सर, सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर माननीय प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति महोदया ने रखा, वहाँ भी टेंडर तक नहीं हुआ है। तो कैसे होगा? ये हेल्थ के प्रति है। आप बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं। कुपोषण सबसे ज़्यादा हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 2023 के मुताबिक 125 देशों में इंडिया की दर 111 है। पिछले साल 107 थी, इस साल 111 पर हम आ गए हैं। भूखमरी, कुपोषण, बच्चों के लिए क्या हो रहा है? अब वर्किंग महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात, अगर हमारी बात सुन लेते, राहुल जी ने प्रॉमिस किया कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। अगर आप दे देते महिलाओं का तो अपने आप उद्धार हो जाता। थोड़ा सा सुन लेते, हमारी थोड़ी बात मान लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे आइडियाज़ ले लें, सुझाव ले लें, तो देश का भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अब मंत्री हैं, बहुत बढ़िया उनके पास मंत्रालय हैं, लेकिन अगर शहरों की बदहाली, आप एक तो नाम बदलने का बड़ा शौक है, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि JNNURM राजीव आवास योजना रखा, नाम से आपको थोड़ी दिक्कत है, शायद नफरत है, तो वो नाम बदल दिए स्मार्ट सिटी। अब सर, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में आप अगर 2 कदम पर है फरीदाबाद, इट इज़ एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहाँ से स्मार्ट सिटी है वो? किस हिसाब से? कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव, खुद कॉलीग वहाँ से मंत्री, वहाँ से MP, 2 दिन पहले उनका इतना बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वहाँ पर क्या बदहाली है गुड़गांव में कचरा प्रबंधन की। आप उनकी ही बात सुन लें क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपस में कॉलीग्स, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने यहाँ पर कॉलीग की बात सुनेंगे। दूसरे फरीदाबाद में एक और कॉलीग हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी बात सुनेंगे। इन शहरों का तो थोड़ा आप कल्याण करिए। मैं जानती हूँ आप हताश हो चुके हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन हरियाणा के लोगों का 10 साल आपको मौका मिला, कुछ तो कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए हरियाणा का। पीठ मत दिखाइए हरियाणा को। अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया आपने। सर, रेलवेज माननीय मंत्री जी थे यहाँ भी, तो उनकी बात चलो मेरे कॉलीग बोल देंगे, मैं और ज़्यादा समय 1-2 मिनट और लेकर ख़त्म करूँगी। तो रेलवेज़ का भी जो हाल है हरियाणा में डिटेल में मेरे कॉलीग बता देंगे, लेकिन 1-2 बात ज़रूर कहूँगी कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद के लिए जनवरी 16 में कहा था, ट्वीट किया था, आज तक कुछ नहीं। बल्लभगढ़ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं, ना कोई प्रावधान, ना कुछ और, ना NCR का ध्यान, ना हमारे राज्य का ध्यान। सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब प्रॉमिस हुआ था? 2019 में, लेकिन और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। सर, न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर, हिसार के पास गोरखपुर है, न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पर आपने एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, खुशी है हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें। किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा, कब हम देखेंगे, कब हमें वहाँ से बिजली मिलेगी, उस न्यूक्लियर प्लांट का भी कुछ बता दें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया, तो पता चलेगा। तो सर, बस मैं अंत कर रही हूँ सर, 2 मिनट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको जाकर उसका फाउंडेशन। तो सर, आज के दिन कोई और कुछ बचा नहीं है। यूथ ने आपको पनिश कर दिया, महिलाओं ने आपको पनिश कर दिया, आपने हमारे किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया। लेकिन सर, बहुत दुख की बात है, आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और सर, हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं, देश के लिए देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं, जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, MSP को लीगल गारंटी दीजिए और
फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार हंसते रहिए, केवल ऐसी हंसते हंसते विदाई हो एक जाएगी स्लोगन आपकी। पर, ये स्लोगन्स की सरकार है ना, ये स्लोगन्स की सरकार है। तो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्री विप्लव देव जी, विप्लव कुमार देव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा से बजट चर्चा के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से एक छोटा राज्य से मैं संसद के नाते चुन के आया हूँ। सिर्फ 2 ही एमपी हैं और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम के बाद। और आज मुझे बोलने का मौका दिया गया इस बजट के ऊपर। मैं इसलिए हमारे दल के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैलजा जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री के नाते काम शुरू किया और उस समय जो आर्थिक स्थिति देश का 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट ने छोड़ के गया था, तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है, जो अनुमान किया जा रहा था, तो भारत फ्राजिल 5 देशों में चले जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया। आर्थिक वैषम्य और कोरोना के काल रहने के बावजूद भी आज जो आर्थिक सर्वे आया हुआ है, इसमें 6.5% से 7% तक जीडीपी रहेगा, अनुमानित है। और ये बजट एक फोकस्ड बजट है और इस बजट में लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है और साथ साथ जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में, स्टेट के बारे में बताया जाता है। मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा बजट पेश किया जिसमें 4,82,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को शेयर ज्यादा जाएगी इस बजट से। इसलिए जो शैलजा जी ने 2 राज्य के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है कांग्रेस के खाते में बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है, हमारे खाते में ये दोनों भी है, बाकी सब भी है। इसलिए
इसलिए इस बजट के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास और उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुख किया है। दो 2013-14 के बजट जो 16 लाख करोड़ के आसपास होती थी कांग्रेस के लास्ट जो बजट है, और आज वो 48 लाख करोड़ में पहुंचा हुआ है। और इसमें इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल, अन्न अवसर पर मुहैया कराया जाएगा। अभी रोजगार के बारे में बात हो रहा था, मैं आता हूं। और इसमें देश के जो 500 टॉप जो कंपनीज है जो रोजगार सृजन कर सकता है, इस 500 कंपनियों में पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन लेके 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। और हम छोटे से सुनते आए हुए हैं स्किल के बारे में, जापान के बारे में, कोरिया के बारे में, चीन के बारे में, जो वहां स्किल इतना ज्यादा है, लोग घर में बैठ के काम कर सकता है, मोबाइल बना लेते हैं, बाकी सब काम करते हैं, हर आदमी के पास काम है, रोजगार है। सुनते सुनते मेरा तो 52 साल क्रॉस के 53 में पहुंच गया हूं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को, जो आपने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर आया है, गारंटी के साथ। मोदी के गारंटी के बारे में बात हो रहा था, गारंटी है मोदी का, अभी भी है, इस बजट में भी है। दादा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कलनंदा को मैं बहुत श्रद्धा करता हूं। दादा मेरे बड़े हैं और मैंने उस दिन जब लोकसभा में चुन कर आया था, दादा आपने बहुत प्यार से मेरा विप्लव बोला था बंगला में। मैं आपको श्रद्धा करता हूं दादा। जो मैं कहना चाहता हूं, ये देखो, मैं अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक छोटा सा राज्य से, छोटा सा गांव से आया हुआ व्यक्ति हूं, तो मेरे बात भी सुना करो। अभी यहाँ शैलजा जी ने बोला था, जो अंतिम व्यक्तियों के बारे में सुने, तो मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूं। मेरे तो थोड़ा बहुत शैलजा जी मुझे संरक्षण दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में बड़े मात्रा में कैंपस सिलेक्शन होता है। अच्छे कॉलेजों में तो 100% कैंपस सिलेक्शन होता है, किंतु किसी गांव में कॉलेज हो कि छोटे जिले में हो, उसमें कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, 1-2% होता है। युवा पढ़ने के बाद आशा करता है मुझे कुछ मिलेगा, और मान के चलो किसी कैंपस से 30% कैंपस सिलेक्शन हो गया और बाकी लोग रह गया 70%, इनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं।
ड्रग्स का शिकार होते हैं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब बच्चे के लिए इसमें प्रावधान रखा, जब आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं भी हो, किंतु हमारे देश में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, टॉप 500 कंपनी है, उनमें आपको इंटर्नशिप करने का 100% मौका मोदी गारंटी दे रहा है। और उसमें पहले मंथ को 6,000 रुपीज और उसके बाद 1 साल तक उनको पर मंथ 5,000 रुपया करके दिया जाएगा। और उसमें उनका ट्रेनिंग होगी और उनमें क्वालिटी हो, उसी कंपनी में उनका चयन भी हो जाएगा। आज देश में जॉब की कमी ऐसा नहीं है, पारदर्शिता का कमी है, स्किल्स का कमी है। ये जो कंपनी है जिसका अंदर स्किल है, मैंने देखा जो एक्सपीरियंस है, वो आज इस कंपनी में है, कल उस कंपनी में चला जाता है, यहां छोड़ देता वहां चले जाते हैं। किंतु गरीब बच्चे जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, आज नरेंद्र भाई मोदी वहां खड़े हैं, जो मैं गार्जियन हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं एससी के साथ हूं, मैं एसटी के साथ हूं, मैं दलित के साथ हूं। इस बजट में वो दर्शाता है। लंबे समय कांग्रेस का राज था, किंतु कांग्रेस ने कभी भी उस दृष्टि से युवाओं को देखा ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट शिक्षा, रोजगार, विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यहां से उठ रहा था, बोले कुछ व्यवस्था ही नहीं है। बड़े मात्रा में रखा गया है। महोदय, इस बजट में किसानों के लिए बजट जो है 1.52 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। किसान की बात बोल रहे थे शैलजा जी, मैं बताता हूं। सिर्फ बजट इसमें 1,52,000 करोड़ रुपए है, किंतु इसमें किसानों के लिए फर्टिलाइजर में सब्सिडी भी 1.75 लाख करोड़ है एक्स्ट्रा, वो भी किसान के लिए जा रहा है। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 2014 से 2023 तक लगभग 14 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया है। 14 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया है। शैलजा जी जिस हरियाणा के बारे में बात कर रही थी, आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार एमएसपी दिया जाता है किसान को। आपने एयरपोर्ट के बारे में बोला, हिसार में एयरपोर्ट तैयार हो चुकी है, आप वहां से चढ़ सकते हैं। जरूर आप ज्यादा हरियाणा को जानते कि आप उसमें जन्म लिया है। और मैंने जब दिल्ली में नया नया आया था तब आप मंत्री थी, आपको कैसे मालूम चलेगा। आपको मैं आदर सम्मान करता हूं। आज आपने जिस तरीके से शुरुआत किया, निर्मला जी को धन्यवाद देते हुए, एक अलग ही गेस्चर है।
मैं इसका सराहना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज नरेंद्र भाई मोदी जी के किसान के प्रति जो काम करने का तरीका है, उसी कारण से भारत आज दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। कैसे हुआ? किसान के लिए नहीं काम करता। पहले कांग्रेस के जमाने में तो नंबर 1 में था नहीं, था क्या? जरा मुझे डेटा दिखा दीजिए। मैं अध्यक्ष जी को बोलता हूं, डेटा मांग लीजिए। 2014 के पहले दुग्ध उत्पादन में देश का स्थिति क्या थी? आज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। मोटे अनाज उत्पादन में नंबर 1 है। चावल और गेहूं उत्पादन में नंबर 2 है। तो मोदी जी ने काम नहीं किया किसानों के लिए। फल, ये जो खेती में फलन कहां से आता है? पाकिस्तान से तो नहीं आता होगा। और हरियाणा में एक बात बताओ, ये बंगाल और बंगाल में महिला सदस्यों का क्या है आपका? ये सौजा टोक रही है आपको बंगाल में? बंगाल वाले सौजा क्यों टोक रहे हैं? बंगाल वाले टोक नहीं रहे। बंगाल वाले, मैं तो बंगाल में जवाब दे दो इनको ना। मुझे ज्यादा उत्साहित कर रहा है। प्लीज इनको बंगाल की भाषा में जवाब दे दो। दे देंगे। दादा, मैं बंगाल में जाना नहीं चाहता। आप लेके क्यों जाना चाहते हो? दादा बोल तो कलंदा महोदय, नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक प्रधानमंत्री है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मां और बच्चे के साथ प्रधानमंत्री मातृ पुष्टि बंधन योजना को लेके खड़ा हो जाता है। और जन्म के बाद उस मां के लिए, बच्चे के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के चूल्हा फ्री में, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब लोगों को बिजली फ्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर फ्री, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से शौचालय फ्री। तबीयत खराब हो तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस नरेंद्र भाई मोदी लेकर आए हैं। और घर से निकलना है तो अटल जी ने इसको शुरुआत किया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अपने घर से पक्के रास्ते में चल सकता है। साथ साथ घर में पानी का व्यवस्था, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में पानी का मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया। खाने के लिए गैस के चूल्हा में कुछ होना चाहिए, उसके लिए फ्री मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, अगले 5 साल तक चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म के समय भी मोदी जी है, खाना पकाते समय मोदी जी है, घर में रहने का व्यवस्था भी मोदी जी है, रास्ते में चलने के लिए मोदी जी है, नेशनल हाईवे के स्पीड में बनाने के लिए मोदी जी है। और उसका परिणाम आज 25 करोड़ फैमिली देश का गरीबी रेखा से ऊपर उठ के मध्यम वर्ग में पहुंच गया है। अब वो लोग नहीं चाहते कि भाई गरीब मध्यम वर्ग में पहुंचे नहीं, क्या करूं मैं? शरद जी बोल रहे थे बीसी के लिए, SC 1-2 के लिए क्या किया गया है। ये जो अंत्योदय और गरीब लोग है ना, ये चीज उन्हीं लोगों को ज्यादा मिलता है। और मैं त्रिपुरा में जब मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा था
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने और एक स्कीम भी लागू किया था। जीवन भर तो सब स्कीम है, घर भी है, मकान भी है, रास्ता भी है, बिजली भी है, पानी भी है, खाना भी है, चावल भी है, अनाज भी है, और उसके साथ मरने के बाद अंत्योदय परिवार का किसी सदस्य का त्रिपुरा में मृत्यु हो जाता है, अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपया सरकार देता है मोदी जी के नेतृत्व में। और मरने के बाद भी उसमें अपने आत्मीय परिजन के लिए स्मृति वन मैंने बनाया, वहां अपने पिताजी माताजी के नाम से स्मशान में एक पेड़ पौधे लगा दीजिए। उस पौधे में लोगों को ऑक्सीजन देने का काम भी, राहुल गांधी को भी ऑक्सीजन मिलता है, हम लोगों को भी ऑक्सीजन मिलता है, उसका व्यवस्था भी मोदी जी ने ही किया है मेरे मित्रों। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैलजा जी महिला है, हमारे वित्त मंत्री भी महिला है, इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री, और उसके बाद सोनिया जी यूपी के 10 साल सरकार में यूपीए के चेयरमैन। मिशा जी यहां बैठे हुई थी, अभी नहीं है मिशा जी? हाँ, उधर बैठे मेरे बहन। आपके पार्टी के लोग उस समय सोनिया जी 33% रिजर्वेशन का बिल लाना चाहते थे, फाड़ के फेंक दिया था स्पीकर के सामने। दो महिला, इंदिरा गांधी जी और सोनिया जी इतना प्रभावशाली और यूपी के चेयरमैन होते हुए चाहने के बावजूद भी महिला के लिए आरक्षण 33% नहीं लाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मैं गर्व करता हूं, दोनों हाउस में महिला आरक्षण बिल लाने में सफल रहा और करके दिखाया। और 2026 में उसमें 33% रिजर्वेशन लाके 29 में वही महिला बहनों को दोनों इस हाउस में लाया जाएगा। मेरे मित्रों, एसएचजी ग्रुप आज 10 करोड़ बहनें 10 करोड़ बहनें एसएचजी ग्रुप में काम करते हैं। 10 करोड़ बहनें एसएचजी ग्रुप में काम करते हैं, रोजगार करते हैं, स्वरोजगारी बने हैं। ड्रोन दीदी, अरे ड्रोन हम लोग शहर के लोग चलाएंगे, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। आजकल गांव में बैठे एसएचजी ग्रुप में महिला ड्रोन चलाता है, किसानों के फसल को देखभाल कराता है, वह फर्टिलाइजर देने का व्यवस्था करता है। क्या कभी किसी गांव में किसी महिला ने कभी सोचा था मैं ड्रोन चलाऊंगी? आज और बजट में 400 करोड़ रुपया दिया है। अब मेरे बहनों, ड्रोन नहीं चलाएगा, आपको प्लेन दिया जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, मात्र कांग्रेस के शासन में 9 एयरपोर्ट था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट करके दिया। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में हमारे रेलवे मंत्री बैठे हुए थे, सभी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी लाने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और कांग्रेस के लंबे समय शासन नॉर्थ ईस्ट में रहा है। करप्शन के ऊपर करप्शन, स्कैम के ऊपर स्कैम, इसके बाहर कुछ नहीं किया। मैं सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं मेरे अध्यक्ष महोदय। और इस बजट में 3 लाख करोड़ दादा बोलছি তো दादा बोलले बांग्लाते बोलो। 3 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान महिला के लिए और उनके स्कीम के लिए इस बजट में रखा गया है। इसका मतलब किसान के लिए भी है, महिला के लिए भी है, युवा के लिए भी है और हमारे आम जनता के लिए भी है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ संविधान की बात उठता है। संविधान लेके शपथ ग्रहण करना पड़ता है। 70 बार कांग्रेस में देश में 356 लगा के इस संविधान को हत्या किया हुआ है। दादा आप बोलते हो ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा था, सीपीएम के साथ छोड़ा था क्योंकि कुछ तरबूज दीदी के साथ थी, इसलिए दीदी ने छोड़ दिया और छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माथा फाटा के 28-29 सिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठ नहीं दादा, मैं सच बता रहा हूं। आज उनके साथ आप बैठे हो, जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहे हैं, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठते हो दादा। दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता दादा, आप इधर बैठो। कल्याण दादा, नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हो। यहाँ एक परिवार से गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं जिस स्टेट से आता हूँ त्रिपुरा, सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूँ उसमें भी एक बार मिडिल में कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस की सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए, और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और बैठा दिया सीपीएम को। ये काम किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और इस 10 साल में असम से राज्यसभा एमपी रहे वो। गोगोई जी यहाँ बैठे हुए असम से ही राज्यसभा एमपी रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल, किंतु नॉर्थ ईस्ट में एक बार भी नहीं गए। मेरे स्टेट में तो मैंने फोटो भी नहीं देखा उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अब तक नॉर्थ ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं, मंत्री परिषद तो बैठे हुए 700 बार नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किया है। और आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य 85% ज्यादा कृषि जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। मेरे में अध्यक्ष महोदय, संविधान की बात करता है। 75 में इमरजेंसी लगाने वाला कौन है? इमरजेंसी कौन लगाया था? किस लिए लगाया था? देश में इमरजेंसी कब लगता है? जब देश में कोई खड़ा होता है, देश में कोई डिजास्टर होता है, कोई युद्ध होता है। किंतु 75 में क्यों इमरजेंसी लगा? किस कारण से लगा? एक व्यक्तिगत, एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया। भारत जैसा गणतंत्र का हत्या करने वाले संविधान लेकर घूमता है, संविधान लेकर घूमता है। इस देश को इमरजेंसी, एक परिवार के लिए, एक इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी लगाया गया। देश में युद्ध नहीं था, देश में खरा नहीं था, फ्लड नहीं थी। वो लोग बोलता है संविधान की बात।
बाबा साहब आम्बेडकर को इलेक्शन में हराने का काम किया है कांग्रेस ने, हाउस में जाने नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं सल्यूट करता हूं कि आपने पंच तीर्थ बना के इनको जवाब दिया जो हम सबके साथ है। इस देश के जॉब की कमी नहीं है, इस देश के स्किल का कमी है, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही बनाया था, और राजीव प्रताप रूडी जी मेरे मित्र यहां बैठे हुए थे, वहां पहला मंत्री बने थे। कोई बात नहीं, अभी गोगे जी के साथ मैं आपको अभी मैं जनता ने जोशी जी यही बात बोल के क्यों दुख देते हो, जनता ने हटाया इनको। 3 बार मिला के 3 इलेक्शन मोदी के सामने हारे हैं, 3 बार मिला के भी 240 नहीं हुआ। हमारे 400 के लिए चिंता, मैं देखता हूं वहां बैठ बैठ के इतना 400 के चिंता, इतना चिंता है। मैं अभी तो इतना चिंता नहीं किया, बाद में आपके चिंता के कारण हमारा चिंता भी हुआ। मेरे लिए, हमारे पार्टी के लिए इतना सोच रखते हैं 400 पार क्यों नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 400 पार करेंगे। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गवर्नमेंट रहेगा। 400 पार करके जनता आपको जवाब देगा जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का मैं सीएम रहा हूं। मेरे बात गोगोई जी, मैं एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बैठे बैठे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने मुझे 8 साल मेरे पॉलिटिकल कैरियर है, उसमें से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। किसको स्पष्टीकरण दे रहे हो आप? मैं इसीलिए देता हूं इनको स्पष्टीकरण मत दो। चलो आप बजट में बोल लो आप तो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय इंसर्जेंसी रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बोडोलैंड का समाधान हो, नागालैंड का समाधान हो, 60% नॉर्थ ईस्ट में आपदा खत्म करने का काम हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा, मेरे राज्य त्रिपुरा में अपने ही देश के जो जनजाति है, मिजोरम से डिस्प्लेस होकर 1998 में त्रिपुरा में रिफ्यूजी जैसा 23 साल रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सरकार रहे, केंद्र में मिलीजुली सरकार रहे हैं। एसटी एससी की बात करता है, रिफ्यूजी कैंप पे 23 साल रहना पड़ा 36,000 फैमिली को। इनको ना पढ़ाई का ना भोटाधिकार कुछ भी नहीं था। जनजाति है, एसटी है, गरीब है, और इनको हक दिलाने का काम, स्थायी रूप से त्रिपुरा में रहने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 600-700 करोड़ रुपए के पैकेज देके किया है। मेरे मित्रों, अध्यक्ष जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 23 साल तक आपने देश में कोई रिफ्यूजी बन के रहता है, क्या कर रहे थे केंद्र में सरकार? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के सरकार, इनके एक समय 5 साल में मिलीजुली सरकार थे, सपोर्ट था। किंतु इस जनजाति के लिए, ये एसटी समाज के लिए काम नहीं किया गया है। त्रिपुरा में लंबे समय इंसर्जेंसी थे। एनएलएफटी को सरेंडर करने का पद्धति अमित भाई शाह गृह मंत्री जी ने करवाया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो और पूरे देश की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में
पिछले 10 साल में काम किया और उसका परिणाम जो मैंने शुरू में कहा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ा है, उन्होंने काम किया है इसलिए बढ़ा है। और मैं विश्वास करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 साल के अंदर आज जो दुनिया के 5th इकोनॉमी है और वो 3rd इकोनॉमी में चले जाएंगे। सरकार बचाने की इतना चिंता है, सरकार बचाने का इतना चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को शैलजा जी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट। इसका मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। ये बजट सबके लिए किया गया है। मैंने आपको बताया तो लगभग 4.5 लाख करोड़ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम के माध्यम से सभी राज्यों को जाएगी। इसमें ये सिर्फ 2 राज्यों में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट। और मनरेगा के बारे में बातचीत चल रहा था। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए इस बजट में। जरा देख लीजिए, पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग हैं, सबके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट में काम किया है। मेरे अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ 2014 में और अगले 2047 तक एनडीए का गवर्नमेंट रहते हुए देश को दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी और देश को एक नया ऊंचाई देने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था। अभी दादा को अच्छा लगा टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का माननीय सदस्य प्लीज, बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन की नेता, भाषण दे लेना। बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो आज, भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। की जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है कि कुसंस्कार को खत्म किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते। राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया। उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया मेरे लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात शैलजा दीदी, स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहा तो बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, माँ शिक्षा दे बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूँ कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है। और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है। स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। और इतना बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और
निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज मैं सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए इसलिए खड़ा हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संघीय ढांचा इस देश में बना था, सारे प्रदेशों में उनकी आबादी, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबको बजट का आवंटन होता था। लेकिन ये बजट माननीय मंत्री जी ने उसमें इस तरीके की विसंगतियां की है, जैसे लगता था कि ये सरकार बचाओ बजट है और उसमें तमाम हमारे देश के रहने वाले क्षेत्रीय प्रदेशों के रहने वाले लोगों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। हम यूपी से आते हैं, हमने एक बार भी माननीय वित्त मंत्री जी के शब्द से मुंह से यूपी शब्द को नहीं सुना। लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से रोका है, शायद उसी का खामियाजा हमारे उत्तर प्रदेश को भुगतने को मिल रहा है। वित्त मंत्री जी ने किसानों के बारे में अपनी बजट में प्रावधान किया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि किसानों की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों की स्थिति बदहाली से नहीं दूर हो पाएगी। उसके दो तरीके हैं। पहला ये है जो खेती में होने वाली लागत है उसको कम किया जाए, और दूसरा ये है कि उसके उत्पादन को उचित मूल्य बाजार में मिले। खेती की लागत कैसे कम होगी? जब तक ये सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी नहीं हटाएगी, उपयोग में आने वाले खाद्य एवं दवाइयों पर से जो 18% जीएसटी लेती है, कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगाने का काम यह सरकार की है। इससे उसके लागत में कमी आने की कोई उम्मीद उसके पास नहीं रह गई है। जहां तक किसानों को फसल बीमा का झुनझुना थमाया गया है, हम लोगों ने देखा है कि केवल उन संस्थाओं को लाभ पहुंचाने की नीयत से इस देश के टैक्स का करोड़ों करोड़ रुपया उन कंपनियों को दिया जाता है, लेकिन जब किसान उसकी एवज में अपने फसल के बीमा का भुगतान के लिए जब उसके दरवाजे पर जाता है तो बीमा का सरलीकरण न होने के कारण तमाम वो कानून और पेचीदगियों में उसे फंसा देते हैं। और मुझे यह विश्वास है कि शायद जितना भारत सरकार उनको बीमा की को करने के लिए उनको राशि देती है, उसका 5% भी वो किसानों को वापस नहीं करते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि जवानों की भर्ती पूरे देश में नहीं हो रही है। गरीब किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले नौजवानों की यह इच्छा होती है
कि वो सेना में भर्ती होकर के वो अन्य संस्थाओं में भर्ती होकर के वो अपने सपने का पूरा करे और अपने देश की रक्षा में वो अपना जीवन कुर्बान भी करने को लिए तैयार होता है। लेकिन लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे, उस अग्निवीर योजना के बारे में उसको खत्म करेंगे या उनके जीवन को हम सुरक्षित रखेंगे, इस बारे में एक भी शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के प्रावधान में नहीं बोला। आप जानते हैं कि देश की सीमा पर जब देश के चौकीदारी करने के लिए जब हमारे देश का नौजवान, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे रेगुलर भर्ती का नौजवान हो, जो अपनी जान को हथेली में लेकर के बॉर्डर पे जाता है, तो उसे पूरा विश्वास होता है कि ये जो सरकार देश में है वह देश की सरकार हमारे पीछे खड़ी है। अगर मेरी जान को कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार हमारे परिवार और घर और बाल बच्चों की रक्षा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनकी पीड़ा का एहसास नहीं है और अग्निवीर को टेम्परेरी भर्ती के रूप में लेते हैं, यहाँ तक कि उनको शहीद की दर्जा भी देने के लिए आनाकानी करते हैं। मेरी सदन से मांग है कि यदि उनको नौजवानों के प्रति पीड़ा है, किसान और गरीब के बेटों के प्रति पीड़ा है, तो उस भर्ती अभियान को जारी रखा जाए और यदि उनकी कुर्बानी देश के बॉर्डर की रक्षा के लिए होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। रेलवे में दो कैटेगरियां एक तरीके से हो गई हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में पैसे वाले और धनवान लोग यात्रा करते हैं, उसे तो बहुत अच्छी तरीके से संवारने का प्रयास ये सरकार करती है, लेकिन गांव गरीब किसान के बच्चे और किसान जिस यात्री सवारी गाड़ी से यात्रा करता है, आप जाकर के देखेंगे कि उसकी बदहाल स्थिति कितनी बनी हुई है। न उसका लैट्रिन बाथरूम ठीक है, न उस पर बैठने की जगह ठीक से है, न रेलवे में सफाई होती है, न कर्मचारियों के द्वारा उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूं। अभी पिछले दिनों मैं बंबई में अपने साथियों से मिलने के लिए गया था। वहां की पूरी मांग थी। मैं सदन के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, यदि रेल मंत्री के पास बजट में व्यवस्था हो तो मुंबई से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त गाड़ियों का भी व्यवस्था करें, ताकि वहां पे काम करने वाले तमाम हमारे साथी जो है वहां काम करते हैं वो अपने घर को ठीक तरीके से आ सके। अध्यक्ष महोदय, गरीब रथ जो हम लोगों के इंडिया गठबंधन से साथ जुड़े हुए समाजवादी नेता, विचार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो गरीब रथ चली थी गरीबों के लिए, उसमें जो व्यवस्था और सुविधा थी वो एक अनुकरणीय व्यवस्था थी। हम चाहते हैं कि गरीब रथ जैसी गाड़ियां यदि हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा जो है चलाई जाए तो निश्चित रूप से हमारे किसान गरीब मजदूरों को लाभ होगा। मैं आपका ध्यान सबसे ज्यादा परेशानी में जो गरीब जहां जूझता है वो जूझता है न्यायालयों से करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। बजट में इस तरीके का कोई प्रावधान सुनने को नहीं मिला कि मुकदमे को खत्म करने के लिए जिला न्यायालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो व्यवस्था और सुविधा होना चाहिए,
न्यायालय को दिशा निर्देश होना चाहिए कि उनके मुकदमों का निस्तारण ठीक ढंग से हो जाए, ताकि उनके कमाई का जो बहुत बड़ा भाग मुकदमे में पैरवी करने में लग जाता है, वो बहुत बड़ा भाग उनको जो है बच सके। हम देखते हैं, अभी आते जाते हैं यहाँ जो है दिल्ली में, तो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है। जब तक सार्वजनिक ट्रैफिक प्रणाली को सार्वजनिक हमारे जो है गाड़ियों का सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, जब तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती, क्योंकि एक एक आदमी गाड़ियों से चलते हैं और पूरा सड़क गाड़ियों से जाम रहता है। इसलिए सार्वजनिक जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक से तरीके से किया जाए। यदि सरकार के पास बजट में प्रावधान हो तो हमारे सड़क परिवहन मंत्री इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं दैवीय आपदा से जुड़ी कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि देश अभी सुनने में आया है, आप सब क्षेत्रों से चुन करके आए हुए आप प्रतिनिधि हैं, लगातार आकाशीय बिजली गिरने से जो है बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम सदन के माध्यम से ये बात उठाना चाहते हैं, या तो हमारी साइंस प्रणाली को इतना डेवलप किया जाए ताकि पहले से अनुमान हो सके कि आकाशीय बिजली क्यों गिर रही है, और अगर ये आकाशीय बिजली से गिर करके यदि किसी किसान को खेतों में काम करते हुए या किसी व्यक्ति का जानवरों को चराते हुए अपने उनकी मृत्यु होती है, तो जो उसको मुआवजा दिया जाता है, सुविधा दी जाती है, उसको दूना करने की बात जो है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम जो है किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में सबसे जर्जर हो गई है। सुदूर गांव में कोई ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ माननीय अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप समाप्त कीजिए। बस 2 मिनट में सर अपनी बात को, मैं गरीबों की ही तो बात कर रहा हूं सर, उसके लिए हमको थोड़ा सा संरक्षण चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यदि सुदूर गांव में मुख्यालय से यदि 70-80 किलोमीटर दूर कोई कस्बा या गांव हो, तो ऐसी व्यवस्था किया जाए कि ट्रॉमा सेंटर वहां उपलब्ध हो, सारे सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो। हमारे चंदौली जनपद में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, एक्सीडेंट का मरीज हो, वहां से अगर मुख्यालय तक ट्रॉमा सेंटर अगर आए तो उसकी भगवान भरे से उसकी जिंदगी बचती है, नहीं तो नहीं बचती है। कैंसर संस्थान बाबा सेंटर हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, मैं उनके लिए इसके लिए जो है धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है। वहाँ गरीबों को इलाज के लिए 6-6 महीने तक जो है वेटिंग का जो है सामना करना पड़ता है। जो है हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल पर एक जीएसटी लगाई, समान जीएसटी जो है के दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बॉर्डर के जो जिले हैं उस जिलों से तस्करी होती है और तस्करी के कारण बहुत बड़े राजस्व की हानि जो है कि बॉर्डर जिलों से होता है। समाप्त कीजिए प्लीज। एक सेकंड सर। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन में जो हमारे कृषि उत्पाद है उनके स्टोर न होने के कारण जब फसल उनके खेतों में रहती है तो उसके दाम कम मिलते हैं। यह वही फसल जब बिचौलियों के जरिए जब अड़तियों के पास स्टोर में चली जाती है तो यही प्याज की कीमत जहां 2 रुपए किलो भी मिलना मुश्किल होता है, आज जो है 70-80 रुपए 100 रुपए में मिल रहा है। तो इस महंगाई को यदि सरकार कम करना चाहती है तो खाद्य पदार्थों के स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाए और ताकि उनको जो है लाभ भी मिल सके और किसानों को मिल भी सके। और एक निवेदन करना और चाहता हूँ कि बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, इसमें
और हम बड़े उद्योगों को संरक्षित करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। या मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं बड़े उद्योगों को आप जो है संरक्षित करते हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि और खाद्य से जुड़ी हुई जो माइक्रो लेवल की जो कुटीर उद्योग हैं उनको संरक्षित किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए कि वो खाद्य पदार्थ बड़े उद्योगपति न बनाने लगे, ताकि स्पर्धा के वातावरण में वो छोटे लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, वो अपना सामान नहीं बेच पाते। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः इस बजट का पुरजोर विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभिषेक बनर्जी जी। Honorable Chairman, sir, an esteemed member of this August House, today I rise here to speak on the union budget that was presented by the Honorable Finance Minister yesterday. If I am to describe this budget in one line, I would say it's a budget without any clarity or vision, which has been rolled out to satisfy the coalition partners of the BJP rather than providing any substantial relief to the 140 crore people of this country. This budget was planned by two individuals to keep another two in good faith, neglecting the aspiration of 140 crore people. So the gist is, it has been planned by two and executed for two. It's an anti-people budget crafted to bribe two political parties and buy time before the government implodes. So today we stand at the precipice of a new era in Indian democracy. When PM Modi became the Prime Minister for the first time in 2014, everyone referred to that government as Modi government. When Mr. Modi was elected for a second term in 2019, everyone referred to that term as Modi 2.0. But on June 4, 2024, the people of India decisively rejected the Modi-led BJP government, which reigned supreme almost for a decade. What we now have in place is a creaky, shaky coalition. Yes, sir, coalition. Sir, coalition means cooperation, and no one is referring to this government as Modi 3.0. Not even the Union Finance Minister who presented the budget yesterday. Not even the MPs of the BJP. Neither the Home Minister, nor the External Affairs Minister, nor the Defense Minister, nor the Panchayat Minister, nor the Health Minister, no one, sir. Even the BJP leaders are not referring to this as Modi 3.0. Sir, it's so uncertain and fragile that it can implode any time. Sir, as I was saying, coalition means cooperation. Coalition means collaboration. Coalition means cohesion. But after yesterday, one thing is very clear, sir. That coalition means appeasement and compensation. So that is very clear from the yesterday's budget. It's ironic that BJP, which decried of appeasement politics in the last 10 years, is now ensnared in its tentacles, as in the appeasement politics tentacles, trying to save its own chair. Waqt badal gaya hai, sir. This change is more than a paradigm shift in leadership. It's a clear rejection of authoritativeness. It's a rejection of arrogance, divisive politics, and empty promises. The message from the electorate of this country is loud and clear. Waqt badal gaya hai. Today is exactly 50 days since the rejection. But PM Modi refuses to accept the reality. He is running a coalition government, and he wants everyone to believe
the sab changa si. Everything is good. So the defense minister is the same, the commerce minister is the same, the home minister is the same, the external affairs minister is the same, Speaker is also same. the finance minister is also same. Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो bench बजाने वालों का थोड़ा number कमती हो गया है. The number of cheerleaders have gone down because the people of this country denied them an access to this temple of democracy, sir. This is a big change. Amidst all the failures in the last decade, the PM and his government achieved something truly remarkable. A world-class collection of abbreviations. With more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeve. Every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Who need plain names, sir, when you can have a whole vocabulary of letters to decipher? 110 names, just imagine. And why I'm talking about abbreviations or acronyms? Because I want to reply to this government in a language they understand. Sir, from ART. ART means accountability, responsibility, transparency. To Hriday, which means Heritage Development and Augmentation Yojana. To Udan, which means Ude Desh ke Aam Nagarik. To Gobar, which means galvanizing organic bio-agro resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country. 110 names. And like I said, I want to reply to this government in a language that this government and the union minister, especially the union finance minister, understand. So budget, B-U-D-G-E-T. It has 6 letters. And I will explain all 6 letters in details. So let me start with B. B for betrayal. BJP promised अच्छे दिन. BJP promised अच्छे दिन before coming to power. BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014, sir. Sir, what has they done? What has they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. सुनने का हिम्मत रखिए. Sir, price rise. Sir, a home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, 41%, and potatoes 39%. एक को बोलने की इजाजत है. Sir, I have a lot of patience. Please, Dada, बैठे. So these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say. And then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home cooked veg thali
cost 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, tomatoes 41%, potatoes 39%, LPG gas cylinders prices crossed 1100 in 2023. Household savings plummeted to a 50-year low in 2023, with household debt reaching a record high of 39.1% of GDP in 2024. So in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. These people sitting here in the treasury bench needs to know. So they betrayed the marginalized communities. They spoke about Sabka Saath, Sabka Vikas, which turned into Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath, as admitted by BJP MLA and the leader of opposition in Bengal Assembly, and proved right by the failed finance minister of this failed government yesterday. It's a crime against scheduled caste and scheduled tribes, increased by 13% and 14% respectively from 2021 to 2023. Uttar Pradesh, they speak about double engine government. They're trying to defend Bengal, but let me give you a data which was given by the Social Empowerment Justice Ministry last year, which was given by the minister himself in Rajya Sabha in June 2023, which proves that Uttar Pradesh have the highest number of cases of atrocities against Dalit, followed by Rajasthan. Sir, who is in power in Uttar Pradesh and Rajasthan? Can these two who are shouting at the top of their voices answer? Who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? Who is the Chief Minister of Rajasthan? After the Mangal Sutra and Mujra, sir, after the Mangal Sutra and Murja vilification episode, the government of Uttar Pradesh and Uttarakhand, in their infinite wisdom, have mandated that eateries, along with the Kawar Jatra route, display the name of owners and staff members. A move clearly intended to instigate hate speeches and hate crimes targeting the minority community. We commend and thank the Honorable Supreme Court for swiftly intervening with a stay order against all these discriminatory directives. Sir, vacancies in tribal schools, 10,000 vacancies still lying left in Eklavya school, residential school, remains unfilled as of today. Sir, religious representation. Sir, religion belongs to an individual, whereas a festival is for everyone. Like the Honorable Chief Minister of West Bengal has said, Dharmo jar jar, Utsav shobar. BJP doesn't have a single Muslim MP. Sir, listen to this. The whole country needs to know. The whole country needs to know that BJP doesn't have a single Muslim MP in Lok Sabha, Rajya Sabha, or any state assembly. Diversity isn't about the colors in our flag. It's about the people in our parliament. So the absence of diversity in parliament has tangible consequences in the past. It led to policies that overlooked the needs of marginalized communities, legislation that failed to address systematic injustices, and a governance structure that perpetuated inequality rather than fostering unity. The marginalized across the country have spoken with a strong voice, this time and unequivocally,
rejected a government that has betrayed their aspiration and rights. So now I come to you. Budget का B पे बोला betrayal, अब U पे आता हूँ. Sir, U stand for unemployment. Unemployment rate in a country, unemployment rate in our country rose to an 8-month high of 9.2% in June 2024. Sir, youth employment, sir, youth unemployment, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. Sir, when we speak about youth unemployment, sir, look what unemployment has done to this country. This is the perfect example. Sir, they've gone mad. This is what unemployment has done, sir. Sir, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. एक मिनट. आप जैसे सुन के आए हैं, ऐसे भी ये लोग भी सुन के आए हैं. तो रेस्पेक्ट ईच अदर. तो आप थोड़ा सा इस भाषा का देखो. प्लीज मोदी जी की तीसरी बार. प्लीज मोदी जी की तीसरी बार. आप लोग बैठे. अभिषेक जी प्लीज कंटिन्यू. मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. Sir, among graduates, it was 13% in 22-23. Among postgraduates and above, it was 12.1% in 22-23. The Skill India mission aimed to train 400 million people by 2022, but only 14 million received training by 2024. The target still remains a distant dream. The Honorable Finance Minister announced 2 lakh crore package for 5 schemes on job and skilling of 4 crore 10 lakh youth. BJP had previously promised 2 crore jobs a year. They are nowhere close to meeting the target, and now they are setting unrealistic targets. These young people don't want to listen to budget speeches. The young people of this country, the young India, doesn't want to listen to your rhetoric, doesn't want to listen to your empty promises, doesn't want to listen to your 90-minute long budget speeches. They want jobs, J-O-B-S. So unemployment rate for women living in urban India soared to 22.7%. Beti Bachao, Beti Padhao. But they forgot to mention about Beti ko Naukri Dilao. On the other hand, you see what's happening in Bengal. Kanyashri scholarship scheme touched the lives of 85 lakh girls and won the UN Public Service Award. Sir, this award was not handed over by any Tom, Dick or Harry. It won the UN Public Service Award. Over 2 crore 20 lakh women have been financially empowered through schemes like Lakhir Bhandar, financial assistance of 12,000 annually for general category and 14,400 for SC/ST women. Many other states are also rolling out similar schemes. So make it a national model. I'll appeal to the Honorable Finance Minister. I humbly urge the government to set aside arrogance and embrace willingness to learn from successful practices, integrating them into our approach. Sir, only 3 states in the country have enterprises where women own more than 3 out of 10 establishments. And these 3 states are Telangana, West Bengal, and Karnataka. It's not coincidental, sir, that all 3 states are governed by non-BJP political parties. And I have no qualms or hesitation in saying that BJP and women empowerment simply don't align and is rather paradoxical. So now I come to D, deprive, like the honorable member has deprived his wife. Yes. So D for deprive. Yes. You spent 20,000 crore on revamping Central Vista. You did this to improve the homes of the rich, listen. influential, please. and powerful. What have you done for the homeless in the cities, in the towns, in the villages? प्लीज सुनिए. जो इस सदन का एक मिनट, जो इस सदन का मेंबर नहीं है, आप इनका बारे में बोल नहीं सकता. प्लीज, ये सर निकाल दिया जाएगा.
ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी जो इस सदन का मेंबर नहीं है, यू प्लीज डोंट मेंशन, प्लीज डोंट, प्लीज दादा प्लीज गो बैक, प्लीज आपको प्लीज सौमित्र खान जी प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज दादा प्लीज सौमित्र खान जी प्लीज आप लोग भी बैठे, हम आसान से खड़ा हो गया, आप प्लीज सौमित्र खान जी चलिए मानिए प्लीज कल्याण जी प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर, एक बार सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं? एक मिनट, आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। मैं प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। Sir, D for deprive. You spent 2,000 crore on revamping Central Vista. You did this to improve the homes of the rich, influential, and powerful. What have you done for the homeless in the cities, towns, and villages? Why have you deprived the homeless across India and Bengal? You are not only visionless and shameless. You are not. एक मिनट Sir, he is not even listening to you. अब क्यों डिस्टर्ब? मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा। Sir, he is not आपकी even बात सुन listening to लूंगा। Sir, so नहीं सब निकाल देंगे, प्लीज निकाल देंगे। सर ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहा है।
डिप्राइविंग रूरल पुअर, मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार. Sir, over the past decade, the BJP-led central government has made its Bangla Birodhi stance abundantly clear by deliberately depriving people and abusing power to suppress Bengal's voice. They have made an array of hollow promises, disrespected Bengal's culture, and hatched continuous conspiracies to tarnish the state's image. Failing to fight us politically, you declared an all-out war on our rural poor, depriving them of roti, kapda, and makan. Sir, Honorable Finance Minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that Central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny, or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है. सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा. सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे. अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म. सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे. ये बीजेपी है, ये बीजेपी है. आप बीच-बीच में मत टोकिए. Sir, Manrega funds to the tune of 6,913 crore have been forcefully withheld, denying wages to more than 59 lakh workers over the past 3 years. Sir, 11 lakh 36,000 eligible families have been deprived of a roof over their heads as 8,140 crore rupees under PM Awas Yojana have been deliberately halted. Sir, the government withheld the release of over 800 crore under the National Health Mission due to non-compliance and certain color branding guidelines for health and wellness centers, despite other conditions being duly met. Sir, despite 334 central and NLM teams visiting West Bengal in the last 3 years, and ATRs being submitted on time by concerned departments of the state government against every observation that was made by the center, still no funds have been released. Official interactions with the Honorable Prime Minister and the other BJP ministers of the concerned department were met with dismissive attitude and constant rejection. Our leaders fighting for the people of Bengal were even detained in Delhi by Delhi police. Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about Nari Shakti. So the finance minister yesterday in a speech proposed flood control initiatives for states like Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Sikkim, and Uttarakhand, sir. Unsurprisingly, Bengal was once again left out in spite of northern part of Bengal being one of the most worst flood-affected areas. Despite 6 out of 8 MPs from PCs that falls under the northern part of Bengal being from BJP, this is the kind of discrimination meted out to our state. I hope people of Jalpaiguri and Alipurduar are watching this and listening to what I'm saying. The finance minister, as long as we stand as people's representative, the rights of Bengal's people cannot be taken away. The state government of West Bengal has already cleared the pending wages of 59 lakh Manrega workers from its own treasury. It has also been decided that the first installment of funds for the construction of houses shall be released
by 31st December 2024, which is by end of this year. In 2022 and 2023, under the Pathoshri scheme, 26,486 kilometers of rural roads were constructed and repaired, and a financial outlay of 6,448 crore. Sir, depriving women, vanchit ho rahe desh ki nari, khule ghum rahe shoshankari. You have 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the Women's Reservation Bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 30%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the Women's Reservation Bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. Sir, this government is depriving the students. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार. Sir, the inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this government, jeopardizing the future of almost 33 lakh bright students. India parties, we all of us in the opposition, demanded a discussion on this in Parliament, but hardly a word from the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, our CM wrote to the PM for scrapping NEET in favor of reverting to a system where state government conducts their own medical tests. Sir, more than 12,000 vacancies in Kendriya Vidyalayas nationwide are yet to be filled in. Sir, more than 7,50,000 vacancies for teaching posts nationwide from class 1 to class 8. More than 1,20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from class 1 to class 8. Students account for 8% of total suicide victims. More than 13,000 students' lives are lost every year because of suicide, sir. Sir, depriving the working class, मजदूर की जेब हो रही है खाली, बताओ कब ये हालत है सुधरने वाली? Sir, ILO data reveals that the growth rate of real wages between 2006 and 2013 was 6%. So the data suggests that the growth rate of real wages from 2006 to 2013 was at 6%. Between 2014 to 2021, it's down to 1.4%. The Indian Railways made a bold proclamation about upgrading 40,000 conventional coaches to Vande Bharat standards, turning a blind eye to the genuine struggle faced by everyday travelers, neglecting the fact that almost 96% of passengers journey in general and non-AC coaches. They continue to endure grave risks and vulnerabilities compounded by this government's sheer ineptitude. So now I come to G. G for guarantee. But a guarantee, sir, खुद बोल रहा है उसका सरकार का घोटाला, sir. देखिए. Sir, thank you. I would take that acronym. He's very good. Sir, G for guarantee, G for घोटाला. NEET घोटाला and a guarantee with zero warranty. Sir, PM announced demonetization and guaranteed black money. भैया कितना सेल्फ गोल दोगे? कितना सेल्फ गोल दोगे? देते रहो. आपको ही डांट पड़ेगी. PM announced demonetization and guaranteed that black money would be wiped out. Sir, he failed. Sir, why I say guarantee with zero warranty? Why I say guarantee with zero warranty? Because PM announced demonetization. He said black money will be wiped out. Sir, this government failed. 99% of the black money came back into circulation and is in the system now.
Sir, he guaranteed that terrorism would be curbed, again failed. There has been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last 6 months. Sir, guaranteed to create 25 crore jobs in 2014, failed. In 2023, the government admitted that in the last 10 years, only 1 crore jobs were created. Sir, guaranteed everyone will have a house. The Prime Minister himself said that everyone, every Indian will have a roof over their head. Everyone will have a house by 2022. The Finance Minister proposed the construction of an additional 3 crore houses under PM Awas Yojana. Yet no mention has been made of 11,36,000 houses in Bengal that are still awaiting central funds, while the same money is being allocated to purchase aircraft worth 8,000 crore and construct palatial buildings as a part of Central Vista project worth 20,000 crores. And the poor people of this country still endure homelessness and remain without a roof over their heads. Still remains without a roof over their head. Another failed promise. So they guaranteed employment to the rural poor under Manrega, but failed. As I said, not a penny has been allocated for Bengal in the last 3 financial years following BJP's embarrassing defeat in the 21 assembly elections. So they guaranteed to turn bullet trains into a reality by 2022. Failed again. Now the deadline has been conveniently shifted and postponed to 2026. So 1 kilometer of bullet train costs 200 crore. 1 kilometer of dedicated freight corridor, DFCs on the other hand, costs 25 crore. So railway accidents today has become the order of the day, but the union budget presented yesterday makes no mention of rail safety or installation of anti-collision devices or Kavach in the passenger trains. Guaranteed to double farmers' income by 2022, it failed. Actual growth staggers at 3%. At this rate, farmers can expect their incomes to be doubled by 2035 or 2040. Over 1 lakh persons involved in farming sector tragically took their lives between 2014 and 2022. Around 30 suicides every single day. So they guaranteed that no home would be without electricity or water by 2022. So they failed again. They guaranteed to end terrorism, failed again. More than 50 soldiers died in Jammu and Kashmir terrorist attack in the last 32 months. From 2018 to 2022, Jammu and Kashmir has seen 761 terrorist attacks and incidents leading to 174 civilian casualties. You make all the big promises, but you fail to keep them. You give all the guarantees, but those guarantees come with zero warranty. So under this budget, one thing is clear. The only thing that is growing faster than price rise and inflation is BJP's list of broken promises and guarantees. So we have B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for guarantee. मैंने बोला ना सर, ये एक्रोनिम की सरकार है तो मैं एक्रोनिम में ही जवाब दूंगा. तो बजट का B था betrayal, U था unemployment, D था deprive, G था guarantee. अब मैं E पे आता हूं. सर, E for eccentric. Modi ji's eccentricity has turned this government, or rather the governance, into a circus, sir, costing the nation dearly. Sir, his obsession with grandstanding and distracting the countrymen from the real issues, leaving India to pay the price for his dictatorial displays. Sir, he announced unplanned lockdown. The government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only 4 hours to prepare, triggering a widespread chaos and hardship. So the unplanned and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths. Over 8,700 people, primarily migrant workers, on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed
3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 1 सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में, and debate with me. ये बार चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim
to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi Bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girdle launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and an act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022. 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only 672 crore spent out of the needed 58,459 crore on track renewal. Sir, Rashtriya Rail Sanraksha coach, which would have received 20,000 crore every year, only received 4,225 crore. Sir, there's a shortfall, and a staggering shortfall of 15,775 crore. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency elected me 3rd time with a margin of
710,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal for a debt of 6 lakh crore, the budget has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. Perhaps the central government would have benefited drawing inspiration from West Bengal budget for the year 2024-2025. Sir, our budget stood out for its inclusive approach, introducing new schemes while enhancing the incentives of the existing ones. It comprehensively addressed the needs of every section of the society, ensuring support for women, youth, students, fishermen, and artisans alike. By prioritizing equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focused on holistic development of the people. So, sir, I have explained to this august House, including the finance minister, who is sadly not present in the House, BUDGET. I repeat again, B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric, and T for tragedy. Sir, the finance minister made a seventh budget. The finance minister made a seventh budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. So if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki baar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge," backfired, sir. Okay. Their slogan of "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge," backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye, to न्याय आया." कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. Waqt badal gaya hai. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. Thank you, sir. माननीय सदस्यगणों, एक मिनट. हाँ, आप बोलिए.
हाँ एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। साहब, आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ, इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। किशन रेड्डी जी। जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उससे अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, 0 एक भी नहीं है। किसानों का अत्याचार हुआ, 0 कुछ भी नहीं है। आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी दिए आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है। वो भरत मारण जी, दयानिधि मारण जी, दयानिधि मारण। ಮೊದಲು ಯಾರ ಪರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಿಟ್ ಸರ್ दयानिधि मारण जी प्लीज कल्याण जी कल्याण जी प्लीज बैठिए। कल्याण जी आपका वोट हो गया, आप भी बैठिए अभी। दयानिधि मारण जी प्लीज। வணக்கம் சார், வாழ்க தமிழ். சார், நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லையே, அடுத்த ஜென்மத்தில் அது நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும். தமிழ் உலகத்திலே சிறந்த மொழி, அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று. This is how he spoke. What he said was, it is unfortunate I was not born a Tamilian. I only wish I'll be born as a Tamilian in the next birth. I love the language of Tamil and the people of Tamil Nadu. This is our Prime Minister before the Tamil Nadu first phase election. After the election got over, in the last phase, when he goes to Orissa, what does he say? How can he give the control of Orissa to Tamilians? He showed his anger. People of Tamil Nadu will never forget. And that is depicted here in this budget. As you try to cheat who are Tamil people and saying that you will support Tamil, and wherever you went, you tried to speak our Tirukural and tried to get our hearts. But your true heart, the Prime Minister, is venom against the people of Tamil Nadu, which you have said that. Sir, I won't take much time in this, but speaking about the budget, sir, because even the BJP speaker who never spoke about the budget, sir. Sir, I think this time has come for the Prime Minister to take some good advice and follow our Chief Minister, Revidin model Chief Minister, Thri M.K. Stalin. When my Chief Minister, Thri M.K. Stalin, became the Chief Minister of Tamil Nadu, he said, I will work not only for the people who voted for me, but also for the people who did not vote for me. It is my duty. But today, sir, our Prime Minister is not working for the people who voted for his party, but only for the parties which are supporting him. Sir, in fact, if you see, sir, lakhs and crores of rupees were spent by this union government to promote Modi Ka Guarantee before the elections. Wherever you went,
televisions, radios, newspaper channels. It was all public money was used to promote the Prime Minister. Sir, after the election, Modi ka guarantee is gone, sir. Now, Modi may buy insurance. What insurance? So insurance policy, premium, is being paid by the people of India to ensure that he still continues as a Prime Minister. Sir, for 3 years, the Union government's share of funds for Chennai's metro rail has been pending. Our chief ministers has repeatedly written and urged for the funds. The Chennai metro rail, phase 2, sir, which they had to give 50% of the fund. Till date, they are not given a single rupee. But our chief minister has said Tamil Nadu government will fund and has already put 12,000 crores, sir, in this budget, sir. Sir, we would like to know. You went to Coimbatore. You had a roadshow. The Prime Minister tried to appease the people of Coimbatore. Sir, we have sent you a project. Our Tamil Nadu government has sent you a project for the Coimbatore metro rail, for Madurai metro rail. No response. Nothing has come back for you. Sir, our Tamil Nadu government has made a request for the Tambaram Chengalpet elevated express. Till now, no mention of the funds order. Sir, for 10 years, the middle class has burned the brunt of inflation. Rise in food prices, rise in fuel and LPG prices. Sir, let me bring it, sir. Do it because right now the Russia-Ukraine war is going on. Because of that, the Western countries are not buying the fuel directly from Russia, but those Russian fuel is being bought by India at half the rate. If the basket, petroleum basket is $120, India was getting for $60. Did any of the Indians benefit because of price reduction? No. This oil went to our Prime Minister's friends' refineries, got refined into diesel and petrol, and was exported to Europe, and they sold it at the market price. You brought windfall taxes. The first time in India, windfall taxes was brought. Sir, I would like to ask the finance minister, why don't you give us a white paper on the windfall taxes and how much of money the Ambanis and Adanis made of the Ukraine war? Sir, one has to find, sir, that to provide substantial relief for income tax. Sir, household savings has hit a record low of 5.2% of gross national disposable income in the year 2023. So what do the common man get, sir? A saving of 1,458 rupees per month. That is the savings they are talking about, sir. Sir, you have announced targeted programs, irrigation and flood mitigation. Bihar gets the Koshi Mehichi intra-state link. Assam, Sikkim and Uttarakhand are getting assistance for flood management. Himachal is getting assistance for reconstruction and rehabilitation. Sir, what about Tamil Nadu, sir? Sir, we had the worst floods in Chennai. Sir, in Thoothukudi, we had floods which has never seen for 150 years. The finance minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, she came, she went and saw with her friends, and she said she was amongst her friends. And there, she appealed with the people, yes, we will do something. Till now, not a single rupee had come. And in fact, sir, she visited temples there and asked the residents, do not put money into the undial. Give the money directly to the priest. Is that the way a finance minister behaves, sir? Will it be okay, sir, if I go tell my people of Tamil Nadu, don't pay taxes to the union government? Because all the money goes to other states, doesn't come to Tamil Nadu. That's not a way I elected, sorry, she's not, she's a selected person. So she's a selected person will begin. Tamil Nadu has raised requests and asked the floods. Our chief minister made multiple visits to meet the Prime Minister and made a demand for 37,000 crores as disaster relief. You know how much the union minister and the union government gave Tamil Nadu, sir? You'll be surprised. You might even faint. The union government gave us only 276 crores so far. Yet it seems to be in balance. In announcing 11,500 crores to BR due to the political compulsions of this minority BJP government.
Sir, when there was flood in Gujarat, the Prime Minister went there the very next day and announced a slew of support measures up to 1,000 crores immediately. But Tamil Nadu, after even 7 months, there's no care. Sir, why is the union government singling out our state and denying our people our schemes they need? Sir, it is not enough that Tamil Nadu, you visit Tamil Nadu during elections and call us, Sagodharigale. Sir, people of Tamil Nadu will never, ever forgive you for this betrayal. Sir, while I'm happy, sir, the BJP has finally taken a cue and following the footsteps of our Honorable Chief Minister, the Deputy Model Chief Minister, M.K. Stalin, sir, by copying his pioneering scheme. Sir, the scale that you have announced is unbecoming at the Union. Sir, take for example, the skill development scheme, which the budget says. The finance minister says it will train 20 lakh people in a year's time. But my Dravidian model chief minister, M.K. Stalin, is already introduced a scheme of training 15 lakh youths in a year. A state government is training 15 lakhs. A union government with all the resources is only training 20 lakhs a year, sir. Sir, they've also taken a trademark Dravidian model scheme like the state-run hostels for women, the Tori hostels, that was implemented by our chief minister. So we welcome it. This should in fact be named as a Dravidian model hostels for the women throughout the country, sir. And the credit goes to our chief minister who first implemented it in Tamil Nadu. Again, sir, another scheme, non-Mudalvan scheme, which is now repacked as upskilling program. Even the India Alliance of ensuring apprenticeship and employment-linked incentive has been taken up, sir. Good for them. They're copying this, sir. But I need to remind, when the in a Congress manifesto announced this, what did Mrs. Nirmala Sitharaman said? It is unimplementable. What happened now? Probably, I think, sir, she thought it was not brought by Nehruji. Now, because, sir, the BJP has surprisingly managed to get very few votes in Tamil Nadu, sir. I feel bad for them, sir. In the previous 2019, they were competing with Nota. But this time, sir, Tamil Nadu people have given a little more. But, sir, the way this... But, sir, this time we got 40 out of 40. You got 0. Not a single seat could you win. Sir, you think people of Tamil Nadu will forgive you for this treachery? You're being so vicious against the people of Tamil Nadu. Sir, but for Andhra Pradesh, the South has been ignored. You announced a slew of schemes for your allies in BR and Andhra. But Tamil Nadu, Kerala, Telangana, and Karnataka have been completely ignored. Sir, we have no issues, sir. Please, we want you to support Andhra Pradesh. We want you to support BR. We are not against it. But do not penalize others. Yes. Do not penalize other states. This reflects very poorly on you, sir. Sir, I thought Mrs. Nirmala Sitharaman was a very learned person. She has come out with a new policy, New East angle. Sir, yesterday I was scratching my head and wondering, what is the New East? The New East of India, Bihar comes, Andhra Pradesh comes, West Bengal doesn't come, sir, and Tamil Nadu is sharing border with Andhra Pradesh, and we don't come. So, whenever convenient, she is using it. Sir, there's a saying in Tamil, sir, Enakku vandha rattam, unakku vandha takkali chutney. That means if I get injured, blood comes for me, but if you do something, it's only a tomato chutney. Sir, I remember, sir, probably Mrs. Nirmala Sitharaman is suffering from selective amnesia or dementia. I do not know. In 2014, you had Chandrababu Naidu Garu as your alliance partner. We all know how badly he was treated. He had to give 2 choices for the ministry. He even had a choice to pick who the minister, what portfolio could be. He had come for the swearing-in ceremony. Then alone he knew that one of his choice is going to become a minister, and that to the same civil aviation was given to them. That time, sir, the chief minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu Garu, wanted an appointment
with the Prime Minister Modi. He had to wait 4 months. 4 months he had to wait to get an appointment with Modi. For what? Special status for Andhra Pradesh. What all you are giving now, he wanted 10 years back, but what did our Prime Minister do in 2019, sir? He said, into a rally in Raja Mahendravaram, the PM said, the Polavaram project is an ATM for Chandrababu Naidu and his son. Sir, when it chooses you, you put a person down. But when you want to become a Prime Minister because of his help, the same ATM changes and becomes a very important machine for the country. ATM. Sir. Sir. And next thing, sir, the matter of 1 week, 15 bridges in BR collapsed. Normally, our Sangh Parivar would have come and said, corruption. And the bridges followed. We need CBI inquiry. We need ED inquiry. But what are you doing, sir? You're giving 26,000 crores to rebuild those bridges. Sir, you are rewarding the corrupt persons in BR because you want to stay in power and you say you're pure. How can we accept that, sir? Sir, there was a lot of hope in the budget. If everyone thought it would be a pro-poor budget, pro-farm budget, pro-youth budget, as we assumed, your humbling defeat would make you to come back clean and good for the people. Sir, expenditure on social service is crucial for a developing nation like India. It is the only tool we have to eradicate poverty, develop better health infrastructure, and provide a safety net for the most vulnerable. As per the government estimates, sir, they always compare the amount spent this year versus the last year to show how overall the welfare expenditure has grown at a CAGR of 12.8% in education. Sir, education by 9.4, health by 15.8, and claim is a record expenditure. Sir, the devil is in the details. Looking at the figure in terms of percentage of total expenditure reveals a different story. Sir, expenditure on education was just around 1.9% for the year 2017-18, which has fallen to 1.7 in 2023-24. Medical and public expenditure has decreased from 0.8 to 0.16. Welfare schemes for the scheduled castes, scheduled tribes and minorities have declined from 0.16 to 0.13. There is no mention of census. This is the 5th budget being presented without the census. This is the first government since independence that has failed to conduct a census even 3 years after the pandemic. Sir, you compare yourself with other countries. I'm going to become the 5th largest economy in the world. Sir, 143 countries in the world after the pandemic have conducted the census successfully and managed to get the data. So what does it mean? The government doesn't know how many people to plan for, what the state of human resources are, what the demography and economic structure are at the local, regional and national levels. So how can we expect effective policy making for this government? One wonders if you're avoiding to conduct census because of the pressure from within your dependable allies for a caste-based census. Sir, budget lets down the poor, fails to address the growing economic equality. Sir, usually the GDP, sir, when Manmohan Singh, as the Prime Minister, former Prime Minister, took over, sir, the GDP in 2004 was 54.8 lakh crores rupees. Sir, GDP usually doubles every 10 years. When Manmohan Singh left at 2014, and the great Prime Minister Modi took in 2014, it was 105.27 lakh crores, literally doubled. Sir, that means after 10 years, let's do the maths. You should have doubled. You should have been more than 200 crores, sir. A GDP, 200 lakh crores. But your governance has brought in for 2023-24, it is only 173.82 lakh crores, sir. This shows that you are not performing as you claim to. Budgets are aimed to stimulate growth. The economic survey says India's real GDP grew by 8.2% for the year, financial year 24.
marking a growth of over 7% for the third consecutive year. It forecasts that in a modest 6.5 to 7%. Sir, but what is growth? It is just the increase of a size of economy, or is an equitable distribution of wealth from the growth? Who is benefiting from the growth? Sir, is the 3.44 crore people living in extremely poverty in country. After all, they are the ones most affected by macroeconomics indicators like inflation in food prices. While headlines and core inflation have eased to 5.1% and 3.1% respectively, the consumer food price index remains high at 9.4% in June 2024. Economic inequality has widened significantly over the past under the BJP's crony capitalism government. The wealth of Indian billionaires has increased, that means Modi's friends, has increased by 35% in 2020 alone, while millions were pushed into poverty due to the pandemic. Reports indicates that 10% of the population holds 77% of the national wealth, highlighting a severe disparity in income distribution. There is another outstanding statistics with this as well. By 22-23, the top 10% of the country's population has 22.6% of all income and own 40% of all the wealth of the country. Sir, this is worse than the colonial era. This is worse than the British Raj. This is how the BJP is taking our country. Sir, youth and employment data. So this is the elephant in the room. Despite promises to create 2 crore jobs annually, the reality has been starkly different. The unemployment rate rose by 45 year high for 6.1 in 2018 to 17.8, sir. It peaked, sir. This was much before the pandemic. So we can't blame the global situation. Today the situation is worse. One side, the Ministry of Labour and Employment is saying that as per the latest available periodic labour force survey, reports that estimate unemployment rate on usual status of person of age 15 years and above was 4.2 in 2021, 4.1 in 22, and 3.2 in 23, respectively. Sir, but the data from the Centre for Monitoring Indian Economy, an independent think tank, says the unemployment rate was 8% in 2020-21, 5.9% in 21-22, and 7.3% in 2022-23. This which is far more believable on the ground reality. According to the CMI data, the unemployment rate in India stood at 9.2% in June 24, so a sharp increase from 7% in May 24. CMI Consumer Pyramid Household shows that the female unemployment reached 18.5%, exceeding the national average in June 24. This up from 15.1% the same period last year. At the same time, male unemployment stood at 7.8, slightly higher than 7.7 in June 2023. Sir, why the labour participation rate rose to 41.4% in June 2024 from 40% in May and up from 39% in June? The rural unemployment rate rose to 9.3 in June from 6.3 in May. The urban unemployment rate climbed from 8.6 to 8.9. The contrast sharply with figures of 2014, where the unemployment rate was 5.44 during the UPA regime. So the finance ministers have highlighted the BJP's 9 crucial priorities for transforming India into a developed country by 2047. The 9 priorities for generating ample opportunities for India is included: productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resources development, social justice, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development, and next generation reforms. So let us take one by one. Sir, productivity and resilience in agriculture. An inter-ministerial committee in April 2016 was set up in 2016 to lay out a roadmap to double farmers' income by 2022, as promised by the Prime Minister. They used 2012-2013 National Sample Survey Office data to estimate. The national average annual income of Indian farmers was 96,000 in 2015-16. Based on this, the committee set the targeted double income at 1,92,694 at
2015-16 concentrate to 2,71,000 at the current price in this. To achieve those levels, farm income would have to grow annually by 10.4% over the next 7 years. The committee calculated. While the data of 22-23 is not available, according to the last situational survey data released by 2024, the average annual income of the farming household increased from 96,703 in 2015-16 to 1,22,616 in 2018. This suggests the annual growth in farmers' income has been mere 2.8%. Even this growth has been driven from non-farm income, since income from crop cultivation declined by 1.5% annually since 2015-16. Sir, at this point, when this government came, they did promise, sir. I was also surprised that a mega project of interlinking of rivers will be taken. Sir, how many rivers have they interlinked, sir? Can they give us a white paper on that, sir? They keep, as they add, they change the ministry into Jal Shakti ministry, sir, because they want to interlink rivers. Sir, what a scam, sir. They've been cheating us all along. So now let's come to employment and skilling. So I've already presented my case of unemployment issues and lack of scale in skill development issues. I remind you again, the budget says it will take 20 lakh youth across the country, while my state, my chief minister, the Revenue Policy Minister, through M.K. Stalin, is providing training for 15 lakh youths per year. So there's a wide gap from a state to a country. Sir, inclusive human resource development. The government strategy for inclusive resources, human resource development, and social justice focus on comprehensive growth across various sectors. Programs for education, health, and economic improvement, enhancing schemes like PM Vishwakarma and PM Savanidhi to support artisans, self-help groups, and entrepreneurs. The Purvodaya initiative, the East project like the Patna-Purina Expressway, rupees 15,000 crores for Andhra Pradesh capital, needs a support for Polavaram engineering project are all commendable. But why is my state, Tamil Nadu, not included? Why is all the other states not included? I will ask. The people of India would like to know, sir. Whereas the report card of, sir, for how similar schemes have fared the past, many questions on these topics have only given vague data on funding and outcomes. Sir, India's public healthcare remains underfunded and overburdened. The country's healthcare expenditure is still averaging around 1.28% of the GDP, much lower than the global average of 6%. Rural areas face severe shortage of doctors and medical facilities. So how exactly will you have inclusive human resource development? Sir, let's come to social justice. Caste-based discrimination and social inequalities persist. Dalits and other marginalized communities continue to face significant social and economic challenges. Inclusive policies and robust implementations are needed to ensure social justice. But all we see is welfare schemes being ignored and spending being cut for these sections that requires a social security or a safety net. Sir, we from Tamil Nadu, our Chief Minister, have been repeatedly explained how NEET is an anti-social justice. Yet, you still remain adamant on not abolishing it. Sir, our Speaker comes from Kota. This is his constituency. Every year, more than 22 students commit suicide because of their fear of facing NEET. Same thing is coming for a state. Sir, this is the future of our children. Your arrogance should not come in the way. Sir, this is not what we want. Sir, this is anti-social. This is against the social development. I hope you open your eyes. After all the scams, do not cover it up and try to push it. Sir, next is they're talking about urban development. You refuse to fund our Chennai Metro Bridge projects or any other metro projects. Lower the state with construction bills for housing projects. The air quality index requires major cities continue to be accelerated and deforestation rates have increased. Smart City mission has been extended till March 2025 after the June deadline was missed. Smart Cities allocation slashed from 2,400 crores for the year 25 from 8,000 crores. You say more resources will be allocated for urban rejuvenation mission, which is more about improving the living conditions of the urban poor in the city. But during the course of the election, we saw in Chennai
when Prime Minister Modi went for a roadshow from his favorite area of Mismambalam, and he had to cross my constituency, where people are staying, poor people are staying in the slumboard houses. Cloths were put, like what they did for Namashetram. They didn't want people to see the poor of Gujarat. The poor of Chennai were covered. This is the condition what they said. Sir, I would like to know, what happened to your pipe drinking water to every houses? Nothing has been happening, sir. Sir, PM is talking about energy security. Sir, FM has announced a diversified energy plan focused on small modular nuclear reactors, rooftop solar plants, and development of indigenous technology for advanced ultra super critical thermal power plants with much higher efficiency. Can we have the data on how much of this funding will be allocated to each state and how the criteria of selecting the project for each state will be decided? Sir, as of June, about 54.5% of India's power comes from thermal sources like coal, gas, and diesel, while 45.5% comes from non-fossil sources, which includes 1.8% nuclear power capacity. According to the Power Ministry, how does the FM plan to alter this drastically in a short period? What happens if the state decides not to opt for small modular nuclear reactors and want to pursue with alternate sources? Is there a mechanism for how this announcement will be implemented? So there is no announcement related to ambitious green hydrogen mission, which got 600 crores the interim budget. No announcement related to electric vehicles in FAME 3, which will be critical to not just cleaner environment, but also industry. What about the funding of harnessing of offshore wind energy potential? Sir, infrastructure, sir. FM has announced 11.11 lakh crores for capital expenditure for 2024-25. Road and railway projects are to get nearly 50% of this outlay. The massive slash in social sector spending over the years, coupled with the unimaginative move to push capex once again in the latest union budget, has become a trademark of BJP budget that does little for the common people of this country. The budget capital expenditure is about 17% more compared to the actual expenditure of 9.48 lakh crores last year. FM has once again bet on increased capital expenditure spending, but little to show how it has helped deliver results. The two most powerful indicators of revival capital expenditure cycles are acceleration and completion of investment project. And in this increase is net fixed asset of non-financial companies. We are yet to see any result for the capex investment for the last few years. So how can we be sure? We must also not forget the large capital expenditures is at the cost of welfare. There have been significant cuts in major schemes and no investment in key sectors like healthcare and education. Similarly, schemes for minorities, the disabled, the pensioners, for the elderly have all been summarily reduced. In addition, the rise in price over the past 5 years means that every rupee buys less than it did in 2019. This deadly combination of insufficient funding and rising inflation directly hurts our nation's poorest and most disadvantaged. It will be only aggravate existing crises such as inflation, historically high unemployment, and low savings in the country. So this push for infrastructure comes at a large cost. What will we see the results of massive capital expenditure, there's capital spending by BJP? Sir, now let's come to innovation development. Everyone will be in support of, sir, all of us will be supporting fostering indigenous innovation and research. But the union government follow through with sufficient and consistent funding. Anushandan National Research Fund for basic research and prototype development is to be operationalized. How does the government propose to do this? Is there a roadmap in place? Financing pool of 1 lakh crore for spurring private sector driven research and innovations at commercial scale is commendable. But where are the funds for such announcement going to come from? So let's go for next generation reform. How does the government plan to ensure uniform implementation of land and labour reforms across states, given the varying levels of infrastructure and government capabilities? How does the union government plan to structure the fiscal support for states? What criteria will be used to determine the allocation of funds? How will the government address the digital divide, particularly in the rural areas, to ensure the benefits of digitized land records and GIS mapping are accessible to all citizens? How will the government involve various stakeholders, including the farmers, labour unions, industry representatives, in reform process to ensure the concerned suggestions are adequately addressed?
We already saw how your farm laws backfired due to lack of consultations. In conclusion, sir, Chairman, sir, the union budget has again failed to meet the aspiration of the middle class of the people. Sir, one would like to ask, today, nearly 4 lakh crores has been promised as a subsidy for Andhra Pradesh and for Bihar to support you being the Prime Minister. I would like to ask, from where is the money going to come? At whose cost are you going to do this? Sir, I again will demand, again we would like to say, sir, sir, very well, sir. Please sir, conclude. As point, we are supporting you. We are supporting you. We are supporting you. We are supporting. Sir, Please we are address the supporting chair. you. Sir. While we support, we'll be supporting. Dayanidhi, please address the chair. Don't yield to them, please. Thank you, sir. You are very fair, sir. Sir, please address the chair. Sir, at this point, while I conclude, all I say, our demands from our Chief Minister, Sir M.K. Stalin, are genuine. It's for our people. Tamil Nadu has risen as a primary state, as the #1 state in Tamil Nadu in governance and ensuring development takes place. But why are you penalizing us? Because we didn't elect you. We didn't elect you because you are two-faced. You always want to use us, abuse us. You want to split us in the name of religion, caste, and you want to make sure that you discriminate us by birth. And you do never lie. Till now, how many times the Prime Minister said he likes Tamil language, he loves Tamil language. What has he done for our Tamil language or for the people of Tamil Nadu? This is what we say in Tamil Nadu. Vaila vada sudran Modi. That is the reason people of Tamil Nadu. Okay, I'll explain it again. He fries vada through his mouth, not through the oil. And now he doesn't even give the vada to us. He takes and he eats himself. Sir, I humbly request that people of Tamil Nadu are watching you. Do not try to punish them. If you punish Tamil Nadu, then India will not grow. If India has to grow, Tamil Nadu has to grow. Sir, while I conclude, I want to conclude with the last. Sir, the people of Tamil Nadu have one more great fear with our Prime Minister. In 2014, when the Prime Minister first entered the Parliament, he came to the old Parliament. He fell flat at the Parliament and took the blessings of the Parliament in 2014. Sir, now that Parliament is no more. Now, sir, 2024, sir, the Prime Minister took blessing from the Constitution. He took the Constitution book and took all his blessings. Sir, the people of Tamil Nadu, the people of country are worried. Please do not destroy the Constitution. Thank you, sir. Sri M. Sri Bharat. Sri Bharat, please. Thank you, sir. This is my first speech in the Parliament. I've heard many learned members speak today, and I'm not as prepared for countering many of the things that were said, but I think as we speak in the future, I'll learn from it. But I think the takeaway is that politics are different, times change, and when we point fingers at someone, there's 4 fingers pointing back at us. And I think I'll speak about those as we proceed into the future. I'd like to start off by thanking the Honorable Prime Minister and the Finance Minister for their visionary budget, which exemplifies the government's unwavering commitment to Viksit Bharat and the goal of making India a $30 trillion economy by 2047, and also making it the 3rd largest economy by 2027. There were things that were said by members of the opposition. I'd like to highlight some of them. That the government today is not a stable government. I'd like to remind everyone that when UPA 2 came into power in 2009, the UPA didn't get the magic numbers. They were under 273, and they had to take external support of other parties to form the government. Compared to the times then and parties over here that were part of that alliance, we are much stronger now than they were then. I'd like to also highlight that what we're doing now is the alliance is based on pre-election agreement between the political parties.
and we've all come together based on the needs of our respective states. And I'll come back to why Andhra Pradesh needs help and what the challenges we've faced over the last 5 years. But I'd like to highlight certain aspects of the budget, I think, which will help us become Viksit Bharat by 2047. I'd like to start off with the focus on infrastructure, on capital expenditure. The 11.11 crores that have been committed to capital expenditure is about 12% greater than what was committed last year. And I'd also like to appreciate the 1.5 lakh crores that have been given interest-free for multiple states across the country to leverage to build their own infrastructure. I'd like to also acknowledge the budget given for rural Bharat through the allocation of 2.66 lakh crores. I'd like to, in particular, appreciate the government for recognizing the challenges of the MSME sector by basically providing end-to-end support, from the new credit assessment for giving about 100 crores of loan without collateral, from giving support to stressed MSMEs during their times of difficulty, to giving them access to funds. I think the MSMEs are the backbone of the country, because across rural and urban areas, there's millions of MSMEs across the country that need that help. But through this development, we are not leaving people behind, because there are allegations of price rise and inflation. I'd like to remind here that the average inflation in the NDA government over the last 10 years has been about 5% as per the World Economic Outlook. But during the UPA regime of 4 to 14, the inflation was 7.5%. So there's a 2.5% average lower number of inflation in the last 10 years compared to the UPA regime from 4 to 14. So whatever complaints that the opposition has about price rise, I think they're pointing a lot more fingers at themselves. I think the commitment of the government to give budget support to 1 crore families for building housing, both in urban and rural areas, is much appreciated, and we look forward to getting that benefit in Andhra Pradesh also. I think the continued welfare support through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana to 80 crore people, and continuing that for 5 more years, we appreciate that. And I'd like to specifically mention the water management that the city of Visakhapatnam that I represent is covered in that. Having toured the entire parliament during the campaign, and also having contested in 2019, this is an acute shortage and acute challenge that we face in our city with sewage and solid waste treatment issues. I'd like to the solar plan of providing about 1 crore houses with solar rooftops and about 300 units of electricity free. So I think through this, the government is providing development and providing support to not only the wealthy, but also to the poor and to people all around the country. And I hope that as the country keeps moving forward, we support many others. We've given a basic standard of living through these various initiatives. We've focused on infrastructure, we've focused on economic growth. But then the question is about equity. How are we giving opportunity to different people around the country? There are different things that the budget has spoken about. One, which was very interesting, was about being able to provide internship opportunities to 1 crore youth across the country, to start with in the 500 top companies, but I hope that it gets spread to other companies. And the budget outlay in terms of giving a one-time joining of 6,000 rupees and a monthly benefit of about 5,000 rupees. I'd like to appreciate the intention to set up 1,000 ITIs in the hub and spoke model across the country and to train 20 lakh youth in skilling. I think it's a much needed initiative. Being a person who is in higher education myself, I'd like to in particular appreciate the intention to give loan support of about 10 lakh rupees to every student who wants to pursue higher education in domestic institutions, and also giving 3% subvention on interest. Because I did my undergrad in the US, I lead a university in India today with about 30,000 students. I've seen over the last 2 decades that increasingly the number of assets that one holds is going down. Most people have to take debt to educate their children. And today, I don't want India to go into a place where the United States is right now, which is rising debt trap in the student community. And I think if you see the major expenditure that any household incurs is on education and on healthcare. So this important scheme coming in the higher education is much appreciated. And I also would like to briefly mention some initiatives in the Atmanirbhar Bharat intentionality, which is about making ourselves self-sufficient on the semiconductors and the entire technology sector, because of the challenges we've seen in the pandemic and in general in the global uncertainty. I think all of the production-linked incentives we've given in the technology, IT, automobiles, are all very necessary to also provide opportunities for Indian citizens for pursuing manufacturing in India.
As we do all this, I think there's two potentially disruptive forces that we have to watch out for. And I'm happy to see that certain initiatives in those areas have been announced. The first disruptive force that could really change the way we live is climate change, sustainability. Because while we may be ignorant to the incremental damage to the environment, we're all seeing the way cyclones and hurricanes and storms and earthquakes are happening around the world. So investments into that areas like bringing clean energy, doubling the budget from 10,000 crores to close to 20,000 crores on new and renewable energy, almost increasing the nuclear power investments by 400% from about 500 to 2,000 crores, and increasing the solar grid capacity and looking at the overall renewable energy capacity. In 2014, we were 76 gigawatts. Now we have come to close to 200 gigawatts. So the government is delivering on its stated intention, and I think it will keep doing so over the next 5 years. I'd like to also specifically mention, while it's a small investment into the space, the VC fund that has been set up for 1,000 crores, I think is very important, because as we exhaust our natural resources and as we look at beyond the Earth, I think investing into space startups and potentially living on other planets down the line will not be an impossibility, and it will be a possibility, and I'm glad that India is joining that. So having seen this, I'd like to also highlight the second potentially disruptive and also potentially very dangerous thing if we don't manage it well is artificial intelligence. The Government of India approved the India AI mission in March 2024 with a budget outlay of about 10,000 crores over the next 5 years. I'd like to request that we put specific focus and research on the impact on the labor markets through the advancement of AI, the regulations we need to put in place to ensure that AI doesn't overtake the way our labor market functions, and also to invest into research on how we skill our workforce to deal with AI in the future. As far as the state of Andhra Pradesh is concerned that I represent in the Parliament of Visakhapatnam, I'd like to specifically appreciate the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and our Prime Minister Modi ji for the support of 15,000 crores that's been announced for Amravati in the current financial year, and the commitment to allocate more in the coming years, because Amravati is a project that's very historic and unique. We've received about 33,000 acres from over 30,000 farmers without taking a single rupee upfront, with the trust that we will develop and give back a world-class capital. But due to the damage of the last 5 years in the previous government, we've lost that ability to do it. So we need the support of the centre, and we appreciate the centre's response to that. Also, we'd like to appreciate the government's stance on Polavaram, and saying that it's not just the lifeline for Andhra Pradesh, but a lifeline for the country, because it can provide food security for the entire country. And really appreciate the government's commitment to financing and ensuring the early completion of Polavaram irrigation project in the state of Andhra Pradesh. As far as industrial development and infrastructure goes, there was mention of the Koparthi node, the Orvakkal node in the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. We'd like to work closely with the central government in ensuring that these are a reality in the very near future. We'd like to appreciate the grants for the backward regions, Rayalaseema, Prakasham, the grants continuously over the next 5 years. And we look forward to overall getting all aspects of the AP Reorganization Act being implemented in letter and spirit, and we appreciate the Finance Minister for that support. I'd like to also specifically mention something that was mentioned in the beginning of the the budget speech and somewhere in the middle, which is about the seafood exports. Andhra Pradesh now exports close to 40% of the seafood in India out of the $8 billion industry. And there is significant challenges in terms of what the farmers face in terms of access to the shrimp broodstocks. So the two things that were mentioned was, one, starting a breeding center for shrimp broodstocks in the country will really mitigate the production volatility and provide the livelihood stability for thousands of aqua farmers in our state, and also providing NABARD financing for not just the shrimp farmers, but for the processors and for the exporters. So we thank the government for that support. And I'd like to highlight here to all members of the House, why does Andhra need this support? The state was divided in 2014. I'd like to remind everybody in the House, the division, according to us, was done unscientifically. And for the first time in 2014, Andhra Pradesh had a deficit budget after 8 years of continuous positive budgets. And even the revenue distribution that was done was not done fairly. It was unequal. And these are multiple challenges.
After the NDA government came to power in 2014 and our leader, Mr. Chandrababu Naidu, was the chief minister, we systematically worked on developing the economy. We competed with Telangana in the development of our per capita income, and on multiple metrics we were doing well. Our agriculture grew, our economy grew at a faster rate than the country. But in 19, when we lost the elections, the damage that has been done to the state in the last 5 years, to some eyes, feels that we've gone back by 15, 20 years. For a state that historically has received only about 40, 45 paisa for every rupee it gives to the center, we're in a very unique position today where we need to depend on the center to be able to run our state. And that's the particular reason why we even went to elections together with the BJP, with the Jan Sena, with Modi ji and with Pawan Kalyan ji for the good of the state. What are the challenges we faced? Amravati was not just not developed, it was systematically tried to be killed and destroyed. We've seen the farmers in Andhra Pradesh protest for over 1,200 days, close to 1,500 days, protesting against the earlier dictatorial regime in Andhra Pradesh. The progress of Polavaram, well, it achieved about 72% by the end of 2019 government. In the last 5 years, I'm very sad to say that it's only progressed about 3%. And under the claims of saving money or reverse tendering, they've damaged so many aspects of the Polavaram that now we have an international committee coming and checking it out and seeing what damage has been done and how we can repair it for the future. I'm also very sad that Andhra Pradesh, that was thriving, had the highest unemployment rate among graduate youth in India at about 24% in the year 2022-23. We seek to really reverse that. And overall, we still haven't released our white note on finances for the state. I think we will do that shortly, maybe today or tomorrow. But the state's debt is estimated to have reached about 13 lakh crores in many forms. Debt on the state, debt through corporations, many of which we don't know, debt through liabilities that have to be paid, debt through incentives that have to be paid. When we club all of this together, it's about 13.5 lakh crores. When we left office in 2019, the state debt was about 3 lakh crores, 3.5 lakh crores. In a period of 5 years, we've seen the debt go up by 10 lakh crores, and that's really crippled us in our ability to invest into our own future. And the off-products of that are many other failures. One such thing I'd like to highlight is the failure in the way that we've managed our power sector and leading to a loss of over 1.2 lakh crores in the power sector alone. I can keep going on and on, but I think the people of Andhra Pradesh have recognized these failures in governance. And when we came together, the BJP, Jan Sena and TDP, and we went to the people that we need to beat this dictatorial regime, they have given us a historical mandate of 164 seats out of 175 seats. We've won 21 seats in the NDA. I'd like to remind members of the opposition that we've gone together. It's not that BJP has 3 MPs in Andhra Pradesh, but the NDA has 21 MPs in Andhra Pradesh, and that is a very strong part of the government today. We'd like to continue to seek central support over the next few years because we'd like Andhra to come back onto its feet. As was said before, strong states make for strong countries, and competitive federalism is very good for all states to compete in a very positive manner. So we would like to continue to do that, but we seek that help in the short term so that Andhra can get back onto its feet. We're very confident that under visionary leadership of our leader Chandrababu Naidu ji, we had difficulties in 1995 when we came into power, when he became chief minister. We had difficulties in 2014 when we came into power, but we've never seen difficulties like this, what we have now in 2024. In fact, just yesterday, our chief minister speaking in the House, the Legislative Assembly, was saying that I can't even announce the budget of the state because that's how bad things are. I need 2 months' time to study how bad things are before I can even announce a budget for the state. So we're very sad as members of parliament representing our state to see a prospering state in this condition. But regardless, innovation is going about unabated. Similar to the skilling commitment of the central government, Andhra Pradesh has taken on this very innovative decision to do a skill census to measure the requirement of skills and the availability of skills in all districts of Andhra Pradesh and use that information as a basis for skill development, as a basis for employment, as a basis for investment into the state of Andhra Pradesh, and we will continue to do so. There are many other things that I'd like to speak, but I'll just end with a few things and coming back to a few things concerning my parliament, Visakhapatnam. The government has recently announced the intention to overhaul 200 state-run firms and shift the focus away from privatization and towards enhancing intrinsic value
I request the Honorable Finance Minister to include the Vizag Steel Plant among these state enterprises, and we will provide all our support from the state government to bring it back on its feet and really deliver on providing steel to the country. We'd like to continue to coordinate with the government on the speedy establishment of the South Coast Railway Zone. I look forward to whatever budgetary allocation that is required for that. And this gracious allocation, I would like to end my speech by saying that this gracious allocation for a state like Andhra Pradesh is very well received by the people of Andhra Pradesh, especially in the despair that we've been in the last 5 years. We'd like to acknowledge our Prime Minister, Narendra Modi ji, and our Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, for recognizing this need and respecting the judgment of the people of Andhra Pradesh. And I look forward to participating more in this August House in further debates. And I thank the Honorable Chairman for the time given to me to speak today. Thank you. Thank you. Shri Dinesh Chandra Yadav. Really good. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। बहुत देर से सभी माननीय सदस्य के भाषण को सुन रहे थे। कांग्रेस आई की श्रीमती शैलजा जी ने कहा कि यह बजट बिहार का बजट है और एक राज्य का उन्होंने नाम लिया। उसी तरह से एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के भी थे, उन्होंने भी कहा कि यह बिहार का बजट है और इसमें और कुछ नहीं है। और बाद में सुन रहा था डीएमके के सम्मानित माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी को भी, उन्होंने कहा कि यह बजट कुछ राज्यों के लिए है, बिहार के लिए है। बिहार में 15 पुल गिर गए और यह जो पैसा दिया गया उसके भरपाई के लिए और भ्रष्ट लोगों के हाथ में इस बजट में राशि दे गई। हम समझते थे कि बहुत दिन से हम मारन साहब को देख रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और चिल्ला के भी बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा संयम बरतना जरूर चाहिए। हम भ्रष्ट किसको कह रहे हैं? यदि भ्रष्ट हम किसको दूसरे को कह रहे हैं तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बिहार को पैसा दिया गया, बिहार सरकार को पैसा जाएगा तो आप भ्रष्ट कर रहे हैं। बिहार को दे दिया गया मतलब हमारे शासक को, आपके नज़र में हमारे शासक भ्रष्ट हैं। यदि मैं भी कहूं कि आपके जो तमिलनाडु हैं वहाँ के शासक, वैसे मेरा स्वभाव बोलने का नहीं है, लेकिन मैं भी कहूं कि वहाँ के शासक बिना तथ्य के कहूं कि भ्रष्ट है तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह के भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड में यह बात है, रिकॉर्ड में यह बात है कि आपने यह कहा, रिकॉर्ड में यह बात है, आप अंग्रेजी में बोल रहे थे, ट्रांसलेट हो रहा था। उतना पढ़े लिखे हम नहीं हैं, लेकिन ट्रांसलेट हो रहा था कि भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा दे दिया गया। मारन साहब, बिहार को आप नहीं जानते हैं। आपके यहाँ बरसात से पानी यदि अधिक होता है तो बाढ़ पैदा होता कभी कभी, और वह बाढ़ यदि होता तो मैनेजमेंट की भी गलती है कि पानी निकलने का रास्ता नहीं रहा होगा, हम जानते नहीं हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति है सभापति महोदय, हिमालय से जितनी नदियां निकलती है नेपाल देश को होते हुए वह बिहार में ही सबसे पहले उसका आगमन होता, और वह पानी प्रत्येक साल तबाही मचाती है। और प्रत्येक साल, कोई एक दो बार नहीं, प्रत्येक साल जान माल की भी क्षति होती और बने हुए अच्छे सड़क भी टूट जाते, पुल पुलिया भी धंस जाता है और बहुत ज़मीन भी उससे कट जाता है और फसल की तो बर्बादी होती ही है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार में आधा बिहार बाढ़ से परेशान है और आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संसाधन से बिहार को पूरे ऊंचाई पर
उठाने का प्रयास करते हैं। हम तो जानते हैं, जब से हम राजनीति में आए, 90 में विधायक हुए थे सभापति महोदय, अनुभव की बात बताते हैं। विधानसभा की कमेटी आई थी हरियाणा और पंजाब में, उसमें हम भी थे। हम जब देखे थे कि सभी गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं तो आश्चर्य होता था कि हम लोग के यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन आज के दिन में मौका आप लोग को तो नहीं लगता होगा सभापति महोदय, बिहार के प्रति लोगों का देश में हम जानते हैं कि नज़रिया बहुत गलत है, लेकिन जो नज़रिया ऐसे लोग हैं उनको एक बार बिहार में घूम के भी देखना चाहिए। आज बिहार की क्या स्थिति है, सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है और सभी गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, तो उसको देखना चाहिए। यह मानसिकता बना हुआ है कि बिहारी है, बिहारी है, बिहार में कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, सब पुल बहा दिया, सब पुल का पैसा खा गया। यदि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ दिया तो हम मानते हैं कि हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। बिहार को बहुत कुछ मिलना चाहिए, इसलिए हम बिहार के लिए बार बार बिहारी जो हम प्रतिनिधि हैं सरकार के स्तर से भी बार बार यह प्रयास और किया जाता है, मांग रखा जाता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो। कुछ तकनीकी कारण के चलते वह नहीं मिल पा रहा है। यदि बिहार को मिल गया तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। हम सभापति महोदय 1900 पहली बार 96 में सांसद होके आए थे, इस बार मेरा 5वीं बार हम सांसद है। हम तो कई सरकार को देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के साथ हम बनते हुए और यहाँ लोकसभा में हम रहे हुए हैं। आपको भी हम बहुत दिन से जानते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता घनिष्ठता नहीं हो वह अलग बात है, लेकिन 96 में पहली बार हम सांसद बन के आए थे और हम देखे हैं कई विभाग के मंत्री को और लोग को। एक नौजवान साथी तृणमूल कांग्रेस के बोल रहे थे बनर्जी साहब, उन्होंने कहा कि बिहार में सारा पैसा चला गया और दूसरे जगह गया ही नहीं। तो हम तो यह नहीं कहते, आरोप तो लगाना मेरा स्वभाव नहीं है। हम तो उस जमाने में भी है जब वहाँ से रेल मंत्री होती थी, सम्मानित नेता थी, अब भी हम सम्मानित उनको मानते हैं। तो हम लोग चिल्लाते रहते थे, पैसा जाता था बंगाल में लेकिन बिहार में पैसा नहीं के बराबर जाता था। लेकिन जो पिछड़ा हुआ जिसको आवश्यकता होती उसमें जाता है सभापति महोदय, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिहार के पिछड़ापन को देखते हुए बिहार को जरूर इस बार राशि मिली। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव को, प्रस्ताव को कुछ हद तक मान के बिहार को देने का काम किया। उसी में से सड़क सेक्टर में भी हम लोग के यहाँ पैसा गया। सड़क सेक्टर में 26,000 करोड़ रुपया देखने में बहुत लगता, लेकिन इससे काम कितना होगा। इसमें 2 एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। एक एक्सप्रेस हाईवे जो पटना से पूर्णिया तक बनेगा वह हमारे लोकसभा से भी गुजरेगा। दूसरा बक्सर से भागलपुर तक एक एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। उसके बाद छोटा छोटा कुछ सड़क है। एक गंगा नदी पर बक्सर में 2 लेन का पुल बनेगा। तो राशि यह नहीं है कि जो पैसा चला गया, जो पुल धंस गए, क्षतिग्रस्त हो गए, उस पुल के लिए राशि गई, ऐसी बात नहीं है। पुल कोई निर्माण होता देखना पड़ेगा। बिहार के प्रति हमने कहा कि नज़रिया अखबार वाले का भी ठीक नहीं रहता और टीवी वाले भी लिखते हैं कि पुल ध्वस्त हो गया। हमारे लोकसभा में एक पुल था, हम सुबह सुबह देखे चैनल पर तो उसमें कहा गया बिहार के सहरसा में एक पुल बह गया। तो हमको हुआ कहाँ का पुल बह गया, तो हम डीएम से पूछे कि भाई पुल कहाँ का बह गया। तो उन्होंने कहा कि एक महिषी प्रखंड में है, उसी गांव में एक ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क थी, 10 लाख रुपये का कलभट उसमें बना हुआ था। पानी तो कोसी नदी के किनारे में है, मेन कोसी नदी के किनारे में। जब बाढ़ आता तो प्रेशर होता, तो कलभट छोटा था, कलभट का अप्रोच बह गया। लेकिन जो दूरदर्शन देखा होगा, चैनल देखा होगा, उसमें तो दिया कि एक और पुल ध्वस्त हो गया बिहार का, जो हमारे लोकसभा के बारे में था कि सहरसा के महिषी प्रखंड में। तो इस तरह से समाचार आते, लोग उसमें अपना दिमाग बना के उसको बोलते हैं। और हम लोग के यहाँ तो बिजली सभी जगह आज उपलब्ध है,
बिजली के लिए उतना षड्यंत्र नहीं है कि बिहार में बिजली का उत्पादन हो, उसी बिजली का उपयोग किया जाए। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर में बिजली दे रहे हैं, तो बाहर से भी बिजली खरीद के लेते हैं, सब घर में जाता। तो उसके लिए राशि दी गई, 21,400 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया, जो पीरपैती में 1400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगेगा। उसी के साथ साथ उस राशि में जो 1-2 हवाई अड्डा है और जो पहले से स्टेट गवर्नमेंट का हवाई अड्डा बना था, उसके जीर्णोद्धार के भी काम होंगे। और उसी में राजगीर में ग्रीन एयरपोर्ट होगा, भागलपुर में ग्रीन एयरपोर्ट होगा, और हमारे संसदीय में भी सहरसा में एक जो छोटा स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट था, उसका जीर्णोद्धार होगा। नहीं, भागलपुर का है वो, हम तो कहे ना भागलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव आया था, उसी सब के लिए ये राशि है। तो यह तो आवश्यकता थी, होना चाहिए, तो इसमें और लोगों को खुशी होना चाहिए, तो उसी से यह काम होगा। सिंचाई के लिए, जो सिंचाई और बाढ़ उपशमन के लिए, हमने पहले कहा कि बिहार तबाह रहता है बाढ़ से, और कोसी नदी खास करके, कोसी नदी से तो परेशानी और बर्बाद लोग प्रत्येक साल होते हैं। तो कोसी मैचिंग अंतर्राष्ट्रीय लिंक के लिए और बैराज के लिए, नदी के प्रदूषण नवीकरण के लिए, सिंचाई के अन्य परियोजना के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपया दिया। तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को माना। अभी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के भी बारे में बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि 25,000 ग्रामीण बसावट में हम सड़क बनाएंगे। तो उसमें बिहार में नहीं जाएगा, बल्कि पूरे देश में PMGSY का सड़क जाएगा। तो सभी लोग को खुशी होनी चाहिए। और पर्यटन के दृष्टि से जो बिहार पिछड़ा हुआ था, तो उसके विकास के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के तरफ गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए भी उसमें राशि की व्यवस्था ये कराएंगे। और राजगीरों में हिंदू, बौद्धों और जैन के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व के जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थकर मुनि सभ्रत का मंदिर प्राचीन है। सप्त ऋषि या 7 जलधाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्मकुंड राजगीर का समग्र विकास किया निकलता है। उसके लिए विकास के लिए भी इन्होंने घोषणा की। नालंदा विश्वविद्यालय तो विश्व में प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी, यह भी घोषणा की गई है। और गया में जो गया औद्योगिक केंद्र है, उसके विकास के लिए जो पूरे पूर्वांचल वगैरह को कवर करेगा, वह भी किया गया। सभापति महोदय, भागलपुर के विक्रम विश्वविद्यालय में भी राशि भारत सरकार ने दी है। जो पिछड़ा राज्य है, जिसको आवश्यकता है, जो पहले से विकसित हैं, जो पहले से बहुत कुछ जिनको मिल सका, तो उसकी चर्चा तो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो पिछड़ा राज्य है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का दया कृपा हो गया, तो उसकी चर्चा लोग बार बार करते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए हम धन्यवाद फिर से भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव को उन्होंने माना। अब हम क्षेत्र की कुछ 2-4 समस्या है, उसकी चर्चा हम सभापति महोदय संक्षेप में करना चाहते हैं कि हमारे और साथी बजट पर बोलेंगे। हमारे यहाँ एक FM रेडियो 10 किलोवाट की स्वीकृति हुई थी। अनुराग जी उस समय में मंत्री थे और उसकी मंजूरी मिली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी 19 जनवरी 24 को उसका शिलान्यास भी किए, लेकिन वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अन्य जगह के हवाई अड्डा का विकास हो रहा है। हम चाहते हैं कि सहरसा में भी एक हवाई अड्डा बने, सहरसा में भी एक एम्स निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार दे। और हम यह जो हम 2 मिनट से अधिक नहीं लेंगे, प्लीज वाइंड अप। हम समझते हैं कि 15 मिनट हमारा समय था सभापति महोदय।
No, I think that one more speaker is in your party, so that please. जी, लेकिन समय बटा हुआ था, 15 मिनट हमको और समय में 2 आदमी। प्लीज। एक गति सती योजना से हमारे संसदीय क्षेत्र सहरसा में 150 करोड़ रुपए से वहां सहरसा जंक्शन पर यार्ड का रिमॉडलिंग कार्य का प्रस्ताव रेल मंत्रालय में आया है। उसके निर्माण की स्वीकृति मिले या हम मांग करते हैं रेल मंत्री जी से। लाइट ओवर ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्षों से वह काम थोड़ा सा करके छोड़ दिया गया, वह पूरा होना चाहिए। सहरसा से मानसी मधेपुरा रेलखंड के दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का आदेश रेलवे बोर्ड से हो गया 15/12/23 को, लेकिन उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सहरसा जंक्शन एवं मानसिक जंक्शन के बाईपास के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का भी आदेश है, लेकिन वह भी काम पड़ा हुआ है। सहरसा में ही हमारे लोकसभा में पिछले बजट में 2023-24 में सहरसा बैजनाथपुर संपर्क संख्या 104 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल 67 करोड़ रुपए की लागत से रेल बजट में वह आया था, लेकिन उसका भी काम आगे नहीं बन रहा। हम लोग का इलाके काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, कोसी का इलाका है, और देखते हैं अन्य जगह से राजधानी गाड़ी चलती और वंदे भारत गाड़ी चलती, लेकिन हमारा जो स्टेशन है वह पूर्व मध्य रेलवे का सहरसा जंक्शन काफ़ी आय देने वाला स्टेशन है। सरकार की योजना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाएंगे, तो हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि सहरसा जंक्शन से नई दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए। पचगछिया एक स्टेशन है जहां फुट ओवर ब्रिज नहीं है, उसका भी निर्माण होना चाहिए। हमारे संसदीय क्षेत्र में एक कोसी नदी में घोंग है, घोंकसम और कटडुमर घाट है, जहां प्रत्येक बाढ़ में कम से कम 25 लोग तो नाव से डूब के मरते ही हैं खंड खंड में। लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते कटडुमर घाट पर कोसी नदी पर पुल का निर्माण हो। अंत में एक निवेदन हम सभापति महोदय यह कहना चाहते कि सांसद के वेतन भत्ता, दैनिक भत्ता और पेंशन के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री जी जब आदरणीय जेटली साहब थे तो एक एक्ट बना था कि 5 साल पर महंगाई के इंडेक्स को देख के सांसद का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन लंबे समय बीत गया, लेकिन सांसद के वेतन या भत्ता या पेंशन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसलिए हम सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते कि सांसद धन कुबेर नहीं है, साधारण परिवार के भी लोग हैं जिसको भारी परेशानी होती, वेतन वगैरह बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती सुप्रिया सुले। On the union budget, plus the union territories of J&K budget and the demands for grants for the union territory of J&K Kashmir 24-25. I congratulate the Honorable Finance Minister on presenting her 6th budget. And every year we have a lot of expectations from her because it's not, India is no more insulated. It's a big global player over the last few decades. So everything that impacts globally impacts our country as well. So while we are talking about India, which she also, I think, mentioned in her budget speech, that even repercussions globally that is happening, what's happening in Europe, what's happening in South America, clearly is eventually going to affect our country as well. But I would like to make a small point before I get into the union budget, is that this is one more year after them making them a union territory against their wish, is we are passing Jammu Kashmir's territory bill and their demands of grants. Mr. Amit Shah ji, the Honorable Home Minister, had committed to this House that within a year they will hold elections and there will be, the budget of the state will be discussed in their assembly. So I take this opportunity and request
the Treasury benches to keep their word, and I hope next year elections are held in Jammu Kashmir and they pass their own budget in their own state. So I think this is a very important point and it must be done because if you can hold national elections, parliamentary elections are held in Jammu Kashmir, why aren't assembly elections? And anyway, you have committed to the court that by September they are supposed to hold the elections this year. So I don't know why we are doing the whole election of 24 and 25, but even if we are doing the budget, I request with full compassion and empathy for people of Jammu Kashmir. They deserve to make their own decisions for themselves. Well, the four engines of growth, sir, for a robust economy are investment, consumption, exports, and fiscal deficit. If you study the entire budget for the last decade of this entire government, I don't want to be a prisoner of the past and the history as the debate is going on from the Treasury bench, because actually I was disappointed with the Treasury bench today. We are used to such wonderful speeches, even if they were opponents. And I miss most of them today, because today I think they probably had very less to say in their budget, because the Treasury bench only spoke about things which have happened 50 years ago. People have apologized and moved on. It has nothing to do with our economy and the future of this country or the growth of this country. So I want to speak only about the budget today, and I'm going to limit my entire speech to that. Sir, if you look at investments itself, now, how much investments have come into this country? What was the idea of the investment and reducing the corporate tax? They reduced the corporate tax under the pretext, or maybe they thought it was a wonderful decision at their level, that you reduce the corporate tax so that more investments come. But that is not reflecting in the numbers that the government has given. The gross fixed capital formation of the percentage of GDP, if you look at it, in 2013-14 was 30.70, while if you look at 23-24, it is 30.80. So the reduction being in GST, I'm not saying they have made a lot of effort. I won't say governance is continuity. I'm not taking away from the fact that this government has done nothing in 10 years. Well, GST was the Congress's bill, which they implemented. We may have differences in the way they have implemented. It was a good effort. Digitalization, what they've done in banking, I'm not taking away from the credit. But at the same time, was it too little, too late to reduce corporate tax? Is that one reason why investments are not coming? And I think the government needs to even introspect that why investment, the environment is not as good as it should be. Consumption, sir. Consumption is clearly not doing well, especially the agrarian crisis and the rural economy. And data speaks for itself louder than you and me arguing about it. I'm not running the government down, but they need to accept that there is an agrarian crisis in this country. A new word, which I also have learned over the last few years, is shrinkflation. Sir, if you go into FMGCs, you will notice that all these big FMGCs have started a new product line, which is actually called, what is shrinkflation? Is shrinking, showing the inflation and shrinking. So if the biscuit is for 5 rupees, there were 5 biscuits in it. Now there are 4. The size of the biscuit the packaging has become less. You look at any big company, be it Levers, be it Godrej, all the big boys, they have started this new concept of shrinkflation. And this government is denying the fact that there is a price rise. There is another. Where is this shrinkflation coming from? It's a completely new concept in economics. But it's a marketing activity for all these big companies which directly impact jobs, the economy, and it's reflecting. It's a reflection, no? When FMGCs don't do well, data speaks for itself, sir. Exports. Now, everybody looked, when there was a global issue with China, everybody looked at it as China +1. So there was a great opportunity for India to become the +1. Has India truly become Atmanirbhar Bharat? Make in India. All wonderful sloganeering, but has it really converted into jobs? So if it's China +1, what number are we globally? China +1 has become Mexico. China +1 has become Vietnam. China +1 has become Indonesia. We are at number 4 globally, sir. So with China +1, we haven't done as well as we should have done. And this was the sloganeering of this government when they had a clear mandate. They had a 300 MLA. They could have done anything they wanted. So what went wrong in Make in India? I think we all need to introspect of policies. What is just not no point changing policies. Change is inevitable in any economy. We understand that. Third, fourth is fiscal spending. Now, in fiscal spending, what is important is, yes, after the global issues, the slowing down, after the pandemic, well, India has recovered in the K-shaped.
which it has. We will give credit. But who has really done well? I mean, the Honorable Finance Minister constantly spoke about fiscal deficit. Sir, the FRBM Act, which was a wonderful bill, even if the BJP and under the leadership of Atal Bihari Vajpayee ji, the act came, the UPA continued it because governance is continuity. It was a very good bill. We continued it, 3% for the states, and we should not cross 5% for the country. Yesterday, the Honorable Finance Minister said that 4.9 is what they're plugging at. Is it really going to stop at 4.9? Because my concern is once the supplementary demands come, I'm putting a number. I'm not saying my number is perfect, but I'm not a finance expert, nor am I an economist. But from whatever little that I read, it will probably go up to 5.6 is what is the rough estimate. Now, if the fiscal deficit goes, then what is this? What did we bring this law for? Should there be no good practices and other states also following the same? Just now the Andhra, the gentleman spoke about it, Bharat, right? Bharat spoke about it and he said in Andhra, they don't have money and their chief minister, who's such a learned man, is going to take 2 months to find out where is their fiscal deficit at. Well, my state is not far away from that either, but I will come to that. But I want a clarification from this government, for my understanding and for the country to know, that if the FRBM Act, you're saying you're at 4.9, well, the data doesn't say so. You know where they have really reached at 4.9 is not the great policies of this government. That time, they are saying 4.5 at the cost of who? How are you reaching that 4.0 number? Because this is not the policies, then Modi government and now NDA government as they call themselves. But the Modi government has survived this whole thing, not because of the great work they have done. It's the hard work that this nation and the people of this country have done, and the credit goes to the RBI. Actually, with this whole, or the entire house should thank the RBI and the Governor, Shri Shaktikant Das, who gave them a dividend of 2 lakh crores. That's why they are at 4.9. Otherwise, they would not have been at 4.9. So this is something very important. I think we should really thank the RBI, who's done a wonderful job and actually saved this government. It is not their credit. It is the RBI's credit and the right and good policies that they have managed to come here even at 240. Otherwise, they would have not reached there, sir. Another question, which my colleague Dayanidhi Maran very rightly put up, is about the census. When are we going to reach? I don't see anything about the census in this entire budget. Now, 2-3 questions I want to ask them, very pointed. I'm not criticizing them, I'm just asking them. Sir, they talked about women and how much more they want to do and how they've got the women reservation bill, which is still not implemented. But unless you do the census, how are you going to implement the bill is my first question. Second, delimitation. Our constituencies are huge, sir. 23 lakhs, 24 lakhs. When I started, there were 14, 15 lakhs voters. Now it's 23. And what are we getting for the money we are getting is 5 crores. In Maharashtra, one MLA gets 5 crores per year. Here, 5 crores per MLA when I have 6. So actually it's equivalent to 30 crores. So the 6 crores per MLA, we are getting 5. So unless you do this delimitation, how are we going to manage through? So is the government thinking of doing this and where's the funding for it? And the other point is MP lads. Either you increase them or stop them. Because scrap it either or make them fit. Sir, because what is an MP doing? So what are we achieving? My MLA gets for 5 crores. I am also getting 5 crores. He is 3. Today 15. So what are we achieving? 30. So you are saying increase it to 15. We get 5, they get 15. So now it's every state varies. So why don't you increase this, sir? That is one very important question. So what it is about the fiscal deficit, I want a clear answer from this government. About the caste census, we definitely want to ask. They talk about just 2-3 very important points. I'll make it as short. I know my colleague is going to speak. Sir, in GST, everything you ask this government, they said the GST Council will decide. I want to ask 2 very small questions to the Honorable Finance Minister. That the Income Tax Department has unearthed one huge fake money changing. There are companies which have input tax credit. Now, input tax credit under the goods and services tax, it's like some thousands of crores of a scam. Now, what has this government done to make sure such scams don't happen? What are the checks and balances? Anything you ask this government, they will say, oh, it goes to GST Council. Now, I have a problem in my state, sir.
Your state, you may not have that problem because I don't know what your finance minister does, but unfortunately in Maharashtra, our finance minister, which data says, never attends the GST council meeting. So my state is always unheard. So what is the plan B for it? If a finance minister does not attend GST council meetings, Maharashtra is never heard. Change the government. So I want some justice for that and a solution for that. Because besides the finance minister, nobody can speak in that meeting. But he's your ally, so you'll have to tell him Mr. that. Chair. So that's one very important thing. Sir, the other very important scheme which I want to ask, since it's short of time, I will leave one or two important things, but I want to ask one pointed question because it's really important. They keep talking, which even Dayanidhi Maran talked about employment. And I think the whole thrust of this government was skilling and employment. I want to ask them, they started a very good scheme. I'm not taking away from the intention of this government. Was production linked, which is a PLI scheme, production linked incentive. Now, if it's a production linked incentive this government has given, if I stand corrected here, Raghuram Rajanji had said that there was some company in Gujarat which they gave, some semiconductor company, which 2.3 crores was the incentive given, is the kind of money we have paid. The employees are paying, that's the level they were given. But no outcome, and not only that, one of the cabinet ministers has agreed that number. I don't know who, I don't want to name anybody. But he said that for the incentive that we have given that government, for that particular unit in Gujarat, it's 2.31 crores per job, per employee. Now, if this is the PLI scheme, is this what you thought of giving in this government? Is this how you're going to create jobs? And now the new one is employment linked incentive. So your PLI has already failed. Now, is this ELI is also going to fail? You've already failed even in fiscal deficit. Thanks to the RBI, you are safe. So where is really this economy going? What are the, just by making all these announcements and giving all these schemes, there is nothing that you are quantifying, sir, in this economy. The numbers are not helping for what they are saying in these various schemes. They are very proud of feeding 80 crore people. I am also very happy if they are feeding 80 crore people. But how come when they keep saying this multi-dimensional poverty index that this government talks about, every time they're saying we are getting people out of poverty, how come you're still after 10 years feeding 80 crore people? I mean, it's the same number. If 10 years, sir, 80 crore logon ko, they are so proud to say we are feeding them and we are feeding them. I'm very happy if they are feeding them. Then how come nobody is going? Then this whole multi-dimensional poverty act, what is this for? They are doing nothing for EPS 95. So much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. Agrarian crisis, as I said, milk, the commerce minister is unfortunately not here. Somebody was saying, oh, that Viplav, I don't know if he's still here. Ah, he's here. He was talking about milk production, wheat production. This is data from 10 years. There is no great innovation. And what have they done with milk prices? With exports, casein, onion, they lost 2 seats in Maharashtra only because of banning this onion. Their allies are begging them to allow onion exports. Nothing they have done. Even after losing 2-3 seats and after doing miserably, they have still not done, which is fine because then it helps us in the state. So it's okay. Once we come to government, we will make sure all agrarian and the farmer is respected, not just by hands-me-down and revdies as their favorite word is, but respectfully give MSPs to our farmers. It's their hard work that we are paying for. So I request this government, because according to very small, sir, according to the percentage of the GDP in agriculture, what is this budget is the increase over last 10 decades is only by not even 1%. In agriculture, it was 3.52, now it's only become 4.2. In health, from 1.15% of the GDP, it has gone to 1.85. Education, 1.8 has only become 3%. Infrastructure, their favorite, sir. Infrastructure, even in Maharashtra, they like only big ticket projects. They only work for infrastructure, and you know obviously why. So budget of 3. Then social justice is 1.5, is also not some great thing. So, sir, I just need to ask this government that they have to clearly in the reply
give us what is the plan of this government, because I'm as concerned as Andhra, because they have just come to power and they're suffering, they are saying. Same thing in Maharashtra. Every time there is no fiscal management in that state. So then why did we pass that bill? If there is no good discipline of finances, sir, this country will, unfortunately, I with pain say this, would be a complete economical crisis. We don't want to go our neighbor's way. We want to be firm and committed to a robust country with good growth, with very good fiscal management, and a strict one. So I urge this government to kindly reply to all these questions and reassure us that I have no problem with what they've given to Andhra and Bihar, but please don't give us step treatment because of what the voters have decided, because this is a constitution. Elections have to be fair and just. Thank you. You made your point. Thank you. Thank you, made sir. your point. There is Shashi Tharoor. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me an opportunity to add my voice to the Indian National Congress's view of the Union budget presented by the Honourable Finance Minister. Mr. Chairman, sir, this underwhelming budget has been a woefully missed opportunity. For after all, this was the government's chance to prove to the citizens of India, after the colossal setback the BJP suffered in the recently concluded general election, that the Prime Minister and the Finance Minister have actually listened to the concerns of the people. But once again, they've let the people of India down. The budget is in many ways an emblem of this government's economic mismanagement and financial recklessness, made all the more worse by its divisive policies. This budget makes it abundantly clear that the BJP has run out of ideas. Rather than being a vision statement of the economic future of the country, this budget is an illustration, as has been pointed out by many, of their politics. Their priorities chiefly revolve around appeasing their two regional allies, forgetting there are 26 other states and 8 union territories whose people have nothing to be happy about. But even out of those two, the people of Andhra Pradesh have much less reason to be happy at the supposed allocations made to their state in the budget. The budget only commits to arranging 15,000 crores towards the development of Amravati. This is not an allocation. It merely entails the facilitation of loans by the centre from multilateral development organizations to your state. Instead of amounting to a form of financial support from the centre, this commitment will only add to Andhra's existing debt burden. The other promises made, of course, are the very ones broken in the NDA's first term. One only hopes that another no-confidence motion will not again have to follow. Now, 4 other states have received the government support for natural calamities, all NDA rule states, Bihar, Assam, Sikkim and Uttarakhand. On the other hand, India alliance states find themselves cast out and ignored. Indeed, Karnataka, Tamil Nadu, as well as my home state of Kerala, have time and again sought funds for natural calamities, from cyclones to rapid coastal erosion, and they've got none. Bihar received 26,000 crores for its highways, but Karnataka had sought and got nothing for the critical road infrastructure projects in Bangalore. For the government of India, it seems some states are more equal than others. Now, this inclination to bias is not limited to state allocations either. If one looks at the specific concessions on basic customs duty given to 3 cancer drugs, it turns out they're all made by the same pharmaceutical company. Why were various other costly life-saving drugs being imported into the country overlooked for this exemption? On that subject, Mr. Chair, I find it worrying that the government has completely disregarded the augmentation of existing healthcare infrastructure. In my own state of Kerala, many were hoping to hear a mention of the long-proposed aims in Kerala. Alas, even with the presence of 2 ministers of state from Kerala, the government has continued to disappoint us. Bias, Mr. Chairman, takes many forms. This budget fails to consider that in our country today, private investment is sputtering, consumption growth is slow, real rural wages are plummeting, overall wages are in decline, and demand for investment credit has collapsed. As a result, returns on labour are low, and so are returns on debt capital. Only equity and private profits are booming. The situation is perverse, sir. Luxury watches, premium cars, and business-class travel
are reporting huge increases in sales and net profits. But the purchases of ordinary people have plunged. बनियन गेंजी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है. But SUV sales are rising, and small car and two-wheeler sales are tanking. It is starkly clear why inequality in India today is said to be worse than during the British Raj. Even when all the flaws that beset a developing country, ill health, poor education, abysmal housing, poor sanitation, malnutrition, infant mortality, all linger in India, a multi-billionaire can preside over an obscenely extravagant wedding, reportedly spending 5,000 crores, while in the sprawling slums of the same city, most Indians struggle to survive on less than 200 rupees a day. This government does not frame its policies with those 200 rupees a day people in mind. Instead, it gives tax breaks to favored capitalists and corporates in the name of boosting private investment. But in fact, this government's corporate tax cuts have meant a revenue loss over the last 5 years of an astronomical 8.7 lakh crore rupees foregone by the government. Who has this benefited, Mr. Chairman? Can you tell us where the jobs are, Madam Finance Minister? Where is the capital investment? While no one, Mr. Speaker, expected any better from this government, it's extraordinary that in India, individuals pay more direct tax than corporates. Budgeted figures of higher direct taxes from individuals and lower from corporates will surprise voters and should shame the government. Perhaps they are ashamed since they've stopped even releasing detailed GST revenue collection data, allegedly because their GST collections are so high that they dare not reveal the extent to which the Aam Aadmi is subsidizing this government through regular purchases that they pay GST on, while the government subsidizes a favored few. But once again, concealing data is a specialty of this government. Remember the PM CARES Fund. During the UPA years, Mr. Chairman, personal income tax was 21% of total tax collection, corporate tax was 35%. Today, the share of corporate taxes out of total tax collection is the lowest level ever at just 26%, while the share of personal income tax in total tax collections has increased to 28%. But while this has gone on, private investment has nosedived from a peak of 35% of GDP under Dr. Manmohan Singh to below 29% during this government's 10 years of BJP rule. So the corporate tax cut has put over 8.7 lakh crores in the pockets of billionaires, while the middle class and the Aam Aadmi continue to bear the weight of heavy taxation. In contrast, if the money were to be put into the hands of ordinary people, they would spend it in their local communities and on their own essentials, and so stimulate the economy. It would be a matter of spending on roti, kapda or makan rather than on the pockets of those who happen to support the BJP. So I want to point out to the Honourable Finance Minister, in her absence, of course, that 1/3 of our population lives under 100 rupees a day. And if we are to have a budget that addresses their needs, we must pay attention to those crucial sectors of our economy that are conspicuous in their absence from this budget. My colleague Kumari Shelja has already addressed the emissions and agriculture, so in the interest of time, I won't touch that and farmers' welfare. But consider, for instance, that the word health is mentioned only 4 times in the speech. Indeed, Madam Minister did not even discuss healthcare at length. At a time in India when 55 million of our most vulnerable citizens are annually cast below the poverty line because of having to spend on healthcare, this budget offers nothing tangible for this vital sector. Was it really so long ago, Mr. Chairman, that COVID-19 rampaged through across the world, wreaking havoc and exposing our massively inadequate and ineffective healthcare sector? Yet, if one were to look at the budget, it would seem that the pandemic has been forgotten, for allocations to the Ministry of Health and Family Welfare have decreased as a share of the overall expenditure from 2.16% in 2019 to 1.9% in the budget. At the same time, the Ministry of Ayush has had an allocation nearly doubling. The fact is that India is just not spending enough on health. Brazil, Russia, China, South Africa, the other BRICS countries spend roughly
14 to 15 times more than us. Until recently, even Bhutan, Nepal, Maldives were outspending us. This year, the budget outlay for health has seen a minuscule rise, yet far from the aspiration of 5% of the GDP, the Modi government's health expenditure as a proportion of GDP remains stagnant, and we are even distant from spending the minimum 2.5% that was outlined by their government in the National Health Policy. We also must address the so-called missing middle. According to Niti Aayog, these are the people who have no health insurance cover and are too well off to be eligible for the Ayushman Bharat Yojana. When flagged in a 2021 Niti Aayog report, the government said they would take notice of this, and yet here we are in 2024 with no health solution at all for this middle class. This is highly irresponsible and reflective of our government's inability to afford something as basic as healthcare insurance cover to some of our neediest citizens. Offering health insurance to employees at negotiated rates, reducing GST on health insurance premiums, offering such tax benefits as increased exemption limits under Section 80D of the Income Tax Act, could all have been ideas for the Finance Minister to make health insurance far more affordable and accessible, especially for the middle section, the missing middle of our population, which is growing according to the government, but she has completely overlooked them. The truth is, Mr. Chairman, that even when it comes to a sector as indispensable as public health care, the mantra of the BJP, as with everything else, has been rebrand, not revamp. And so you've had India's health and wellness centres, which need more funds and more staff to provide cost-effective treatment to ordinary Indians, regardless of their faith, being renamed Ayushman Arogya Mandirs, casting a secular institution of a secular nation into an overtly religious mould. But perhaps a certain constituency in Uttar Pradesh should have taught the BJP never again to exploit a mandir for scoring political goals. Yet rebranding is what this government has done for the last 10 years. If we've been calling it a name-changing government, not a game-changing government, as you know. But honestly, hearing the inflated claims of the ruling party after this weak budget and all the TV shows I had to appear on yesterday, I am reminded of a garage mechanic saying to the owner of a car, "हम आपके brakes तो ठीक नहीं कर सके, इसलिए horn की आवाज़ को बढ़ा दिया." That's what the Sarkar is doing. The brakes of the Indian economy have fallen off, but this government's horn keeps getting louder. Let's look at the targets announced for Make in India in its 10 years of existence. An underachievement. This government thinks honestly that rhetoric is a substitute for action. But if I may move to another sector of the economy which the budget barely pays any attention to, that's education, immensely critical to employment generation. For all the BJP's talk of upskilling youth and equipping them with the tools they need to procure jobs in today's intensely competitive job market, there was no mention in the budget speech of primary or higher education. We have a staggering 3.5 million youngsters, 35 lakhs, dropped out of school in the last academic year for which there are records. And this is not just an indication of economic failure by the government, kids having to join the informal workforce to support their families, but it's the future of India stepping away from the path of knowledge, Mr. Chairman. It's deeply unfortunate, and while leaving school may not be in these students' hands, getting them back to school is certainly in the government's hands. So it's a shame that access to quality and compulsory education has been wholly overlooked in this budget. Education has been allocated a miserly 1.2 lakh crore rupees, which is a 7% decrease from the revised estimated allocation of 23-24. More alarming is the fact that the allocation for the Department of School Education and Literacy as a share of the total budget outlay reduced from 3.16% in 2013-14, the last year that we were in government, when the UPA was there, to just 1.53% in 24-25. And the combined allocations for both the departments have declined from 4.7% as a share of the total budget expenditure in our last year to 2.53% in your so far last year. Now, as a share of GDP, it's even worse. It's a horrifically low 0.36%. The government's own new education policy of 2020
recommends that the education budget should be 6% of GDP. Now, Mr. Chairman, if this Modi government cannot even meet the goals that they set for themselves, then what can we expect of them?